स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 91, टेलीविजन स्टेशन साक्षात्कार साहित्य प्रतियोगिता। वह दोपहर। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन। एक निश्चित मंजिल पर एक कार्यालय में झांग ये का नेतृत्व फ्रंट डेस्क के एक स्टाफ सदस्य द्वारा किया जाता था। उसने ये भी नहीं देखा कि लिफ्ट किस मंजिल पर रुकी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि टेलीविजन स्टेशन में प्रवेश करने का यह उसके लिए आखिरी मौका था, इसलिए उन्होंने इसे सर्वोच्च सम्मान के साथ लिया, यह आशा करते हुए कि वह इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। कार्यालय खाली था। शिक्षक झांग, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें, स्टाफ सदस्य ने कहा। ठीक है। झांग ये बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। स्टाफ ने कहा, नेता को जल्द आना चाहिए। झांग ये ने कहा, जरूर, वही करें जो आपको करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। फिर मैं पहले जाऊंगा। स्टाफ दरवाजा बंद कर चला गया। कुछ मिनटों के बाद एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धक्का देकर दरवाजा खोला और तुरंत झांग ये को देखा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, शिक्षक लिटिल झांग, आप आए हैं। तुम हो? झांग ये को आवाज परिचित लगी। अधेड़ उम्र के फैटी ने कहा, मैं हूँ फी हूँ, हमने 2 बार फोन पर बात की है। झांग ये तुरंत उससे हाथ मिलाने के लिए आगे आई। ओह, तो ये टीचर हु है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हु फी ने पहले सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में झांग ये को देखा था, लेकिन झांग ये ने उसे नहीं देखा था। यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में बातचीत की थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। अंत में हु फी ने कहा, शिक्षक लिटिल झांग, आपको आज के साक्षात्कार के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती है। झांग ये दंग रह गया। मुझे मिल गया, हु फी ने बताया। मैंने पहले ही प्रबंधन के साथ बार बार संवाद किया है। सुबह जब मैंने तुमसे बात की तब भी मुझे लगा कि मैं उन्हें मना सकता हूँ, लेकिन मेरे इतना कहने के बाद भी उन्हें लगा कि आप इस कार्य में सक्षम नहीं है। आपके द्वारा डेड वाटर कहने की घटना ने उन्हें चिंतित कर दिया था और वे नहीं थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कुछ समय में मैं भी आपको नौकरी दिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वे आपको बीजिंग टेलीविजन स्टेशन में नहीं आने देना चाहते हैं। भले ही आप साक्षात्कार में पूरी तरह सफल भी हो जाएं, फिर भी हो सकता है कि वे आपको नौकरी पर न रखें। इसलिए मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूं। आप केवल मुझे अपना काम पहले से न करने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। झांग ये ने तुरंत कहा, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। यह मेरी गलती थी। चूंकि मैंने यूनिट और प्रबंधन को डांटते हुए डेड वाटर कहा था, तो मैंने पहले से ही परिणाम भुगतने की तैयारी कर ली थी। तो ये ठीक है। अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। हु फी ने झांग ये के साथ बात करना बंद कर दिया और डेस्क के पीछे एक साक्षात्कार सीट पर बैठ गया। झांग ये को कड़वाहट महसूस हो रही थी। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह था। कुछ घंटे पहले हु फी के शब्दों ने उसे आशा दी थी, लेकिन पलक झपकते ही स्थिति बदल गई। वह आशा रखने से आशा न रखने की ओर चला गया। वह साक्षात्कार में भी नहीं गया था, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि उसका साक्षात्कार में असफल होना निश्चित है। यह निरर्थक था, चाहे उसने कितना भी अच्छा उत्तर दिया हो। झांग ये को लगा कि उसका दिल जमाव बिंदु तक ठंडा हो गया है, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। जैसा कि उन्होंने कहा, चूंकि उन्होंने कुछ चीजें की थी, इसलिए उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। जीवन हमेशा निष्पक्ष रहा था, इसलिए उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ, कुछ खोना मेरी किस्मत की वजह से है। झांग ये एक पल के लिए चुप रहा। उनकी मानसिक स्थिति भी शांत हो गई। बेशक उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी। भले ही वह जानता था कि संभावनाएं कम या शून्य भी थी, फिर भी वह प्रयास करना चाहता था। साक्षात्कारकर्ता एक के बाद एक आते गए। वहां करीब 8-9 लोग थे। वे संभवतः चैनल या स्टेशन के कनिष्ठ प्रमुख या कर्मचारी थे। ओल्ड हु, आप पहले ही आ चुके हैं, एक 40 जोड़ वर्षीय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। मैं भी अभी आया, हु फी ने उत्तर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झांग ये की ओर देखा। ये झांग ये है। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिटिल झांग को तैयारी करने दें, हु फी ने सुझाव दिया। झांग ये ने शांति से कहा, मैं ठीक हूँ, मैं किसी भी समय अपना साक्षात्कार ले सकता हूँ। सब लोग बैठ गए। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो पहले बोल चुका था, बीच में बैठ गया। उसका नाम वांग शुइक्सिन था। उसका नाम थोड़ा स्त्री जैसा लग रहा था और वह अपने सुनहरे तार किनारे वाले चश्मे के साथ सौम्य दिख रहा था। झांग ये ने आने से पहले टेलीविजन स्टेशन की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी की जांच की थी। वह जानता था कि यह व्यक्ति बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के आर्ट्स चैनल का निदेशक था।
वह संभवतः उपस्थित सभी लोगों के नेता और आर्ट्स चैनल के प्रमुख थे। इंटरनेट पर बहुत अधिक सार्वजनिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वांग शुएक्सिन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। उनके जाने से पहले झांग ये को यह ऑनलाइन मिल गया था। निर्देशक वांग अतीत में एक कवि हुआ करते थे। कुछ साल पहले उन्होंने कुछ रचनाएं और संकलन प्रकाशित किए थे। वे आधुनिक कविताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि हाल के दिनों में उनके पास ज्यादा काम नहीं थे, फिर भी वे मशहूर थे। इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग अब भी उन्हें जानते थे। इस पर थोड़ा विचार करने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट था। टेलीविजन के आर्ट्स चैनल के प्रमुख के रूप में वह कुछ योग्यता के बिना भूमिका निभाने में सक्षम नहीं होंगे। उनमें निश्चित रूप से कुछ साहित्यिक गुण होने चाहिए। पहले अपना परिचय दो, निदेशक वांग शुएक्सिन ने कहा। मेरा नाम झांग ये है, मैं इस वर्ष 23 वर्ष का हूँ। मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। झांग ये ने अपना आत्म परिचय शुरू किया। इस दौरान कुछ साक्षात्कारकर्ता आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कुछ ने भौहें सिकुड़ी, जबकि कुछ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता था जैसे वे नहीं चाहते थे कि झांग ये उनके आर्ट्स चैनल में प्रवेश करे। वांग शुएक्सिन भी उनमें से एक थे। सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में वह और हु फेई उपस्थित थे। उसने अपने कानों से झांग ये का क्रोधपूर्ण पाठ डेड वाटर सुना था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में विस्फोट हो गया है, लेकिन वांग शुएक्सिन ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया था। वह जानता था कि झांग ये एक समस्याग्रस्त व्यक्ति था। उसे संभालना आसान नहीं था। उनके साहित्यिक मानक अच्छे थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत भयानक था। कोई भी नेता ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा। नेता आज्ञाकारी अधीनस्थ चाहते हैं, इसलिए इस तरह के एक अलग तरह के आदमी को लाने से वह उतना मिलनसार नहीं होगा और उसे चिंता होगी कि वह रोजाना कुछ न कुछ हलचल मचाएगा। इसलिए भले ही उन्होंने शिक्षक हु की सिफारिशों को गंभीरता से लिया, वांग शुएक्सिन इससे प्रभावित नहीं हुए। बेशक एक और कारण था। वांग शुएक्सिन को वास्तव में लगा कि हु फी झांग ये के तथाकथित साहित्यिक स्तर को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। और ये थी बात। उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ कि झांग ये उनके समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उसे लगा कि झांग ये अभी भी बहुत हीन है। मृत जल एक पीढ़ी। वांग शुएक्सिन का मानना था कि वह भी ऐसी कविताएं लिख सकते हैं। उन्होंने यहां तक महसूस किया कि उनके पिछले काम झांग ये की तुलना में बहुत बेहतर थे। सुसंस्कृत लोगों में एक दूसरे का तिरस्कार करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी अपने आप को हीन नहीं समझता था। दरअसल अन्य साक्षात्कारकर्ताओं के भी यही विचार थे। हालांकि झांग ये को इंटरनेट पर अत्यधिक प्रशंसित किया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि झांग ये की तुलना वांग शुएक्सिन जैसे मास्टर से की जा सकती है। साहित्य परिदृश्य में वांग शुएक्सिन स्पष्ट रूप से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह एक अनुभवी व्यक्ति थे जिनके पास कई उत्कृष्ट कार्य थे। इसके अलावा उनकी कई कविताएं थीं जो बहुत लोकप्रिय थीं। तो झांग ये, एक युवा बच्चा जो अभी अभी आया था, निर्देशक वांग के खिलाफ कितना अच्छा हो सकता था। इस साक्षात्कार में वास्तव में वे परेशान नहीं थे। चूंकि निदेशक वांग का रवैया बहुत स्पष्ट था, झांग ये को निश्चित रूप से काम पर नहीं रखा जाएगा। झांग ये ने अपना परिचय समाप्त किया। हु फी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, निदेशक शिक्षक लिटिल झांग के पास अपनी पीढ़ी के बीच उच्चतम साहित्यिक कौशल है, वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा वांग शुएक्सिन ने उनकी बात काटते हुए कहा, उन्हें अपने साथियों के बीच अच्छा माना जा सकता है, लेकिन कला में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में वह बहुत हीन है। हु फी ने झांग ये के लिए लड़ने की कोशिश की। लिटिल झांग की साहित्यिक नींव के साथ वह जरूरी नहीं कि अपने पूर्ववर्तियों से भी बदतर हो। वांग शुएक्सिन ने खुश होते हुए कहा, आप बहुत निरपेक्ष हैं ओल्ड हु। मुझे पता है कि आप लिटिल झांग की सराहना करते हैं, लेकिन हो सकता है कि लिटिल झांग का साहित्यिक कौशल आपकी भूख से मेल खाता हो और आपको प्रभावित करने में कामयाब रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग प्रभावित होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका साहित्यिक कौशल निर्दोष है। मुझे इस मामले की जानकारी मध्य शरद काव्य गोष्ठी से हुई। मैं बिग थंडर, ओल्ड झिंग और उनमें से कुछ को भी जानता हूं। क्या आपको लगता है कि लिटिल झांग पुरानी पीढ़ी के लोगों से आगे निकल गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि लिटिल झांग उन पर भारी पड़ गया है? जरूरी नहीं। दरअसल बिग थंडर एंड कंपनी की कविताएं बीजिंग स्किल में थोड़ी ही मशहूर है। वे देश में ज्यादा नहीं है। मैंने उनकी कविताएं मध्य शरद काव्य गोष्ठी में भी सुनी। वे सभी काफी औसत थे, इसलिए उन पर हावी होने वाला छोटा झांग कुछ भी नहीं दिखा सकता। ये निदेशक स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा विद्वान था। उनका स्वभाव प्रतिस्पर्धी था। उन्होंने अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की और यह बात झांग ये के सामने कही थी। झांग ये ने उस पर एक नजर डाली और कोई टिप्पणी नहीं की। हु फे आगे कहना चाहता था, लेकिन टीचर लिटिल झांग। तो आइए एक साक्षात्कार प्रश्न के साथ उसका परीक्षण करें। वांग शुएक्सिन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको बता सकता हूं ओल्ड हु कि वह मुझसे कमजोर है, अन्य पूर्ववर्ती स्वामी का तो जिक्र ही नहीं। ये कहते हुए वांग शुएक्सिन ने झांग ये की ओर देखा। छोटी झांग, हम बस आंख मूंद कर आपस में बातें कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप भयानक हैं, इसलिए इसे दिल पर न लें। दरअसल आपकी उम्र में डेड वाटर लिखना पहले से ही बुरा नहीं है। बस बुरा नहीं है। झांग ये बिना बोले मुस्कुराए। उसने केवल ये सोचा कि वह बहुत लापरवाह था। ठीक है, मैं आपके शारीरिक कारकों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक साक्षात्कार प्रश्न दूंगा। इस साक्षात्कार के लिए आज केवल एक ही होगा।
मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि आप जैसे युवा व्यक्ति, जिसकी सिफारिश ओल्ड हु ने की थी, में कितनी योग्यता और कौशल है। वांग शुइक्सिन ने कहा। झांग ये ने कहा, कृपया इसे कहें। ऐसा प्रतीत होता है कि वांग शुइक्सिन का इरादा साहित्य में झांग ये के साथ प्रतिस्पर्धा करने का था। मेरे पास एक कविता है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि आपने सुना है या नहीं। इसे एवरीथिंग कहा जाता है। वह पाठ करने लगा। सब कुछ नियति है, सब कुछ अवास्तविक है, हर चीज का कोई अंत नहीं होता, हर चीज के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं होता, हर खुशी मुस्कान के साथ नहीं आती, हर दुख में आंसू नहीं होते, हर अतीत सपनों में है, प्रत्येक आस्था लालसा के साथ आती है, हर विस्फोट से पहले मौन के क्षण आते हैं, प्रत्येक मृत्यु की एक लंबी प्रतिध्वनि होती है। कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने ये सुनने के बाद फिर से उनकी प्रशंसा की। अच्छी कविता, एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। एक युवा ने कहा, ये निर्देशक वांग की सर्वश्रेष्ठ कविता है ना? जब भी मैं इसे सुनता हूं तो मुझे हमेशा कुछ न कुछ महसूस होता है। हु फेई को भी मानना पड़ा कि यह कविता उत्कृष्ट है। यह संभवतः वांग शुइक्सिन द्वारा लगभग 4 से 5 साल पहले लिखा गया था, जब वह अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थे। यह बहुत शक्तिशाली था। इसने लोगों के दिलों को पुकारा और दुनिया को चौंका दिया। वांग शुइक्सिन ने शांति से कहा, छोटे झांग, ये साक्षात्कार प्रश्न है। यह उन कृतियों में से एक है जिन्हें प्रसिद्ध माना जा सकता है, और यह एक आधुनिक कविता भी है जिससे मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। शिक्षक हु ने हमेशा कहा है कि आपकी कविता उत्कृष्ट है और आपकी साहित्यिक नींव गहरी है। तो क्या आप हमें अपना साहित्यिक स्तर दिखाने के लिए यहीं पर एक कविता लिख सकते हैं? यदि यह एक ऐसी कविता होती जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो ये कुछ भी नहीं होती। लेकिन यह वांग शुइक्सिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी कविता कही थी, जिसका मतलब था कि वह झांग ये के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। इससे कविता प्रतियोगिता भी कहा जाता था। यदि झांग ये को कोई अन्य कार्य बनाना था तो उसे वांग शुइक्सिन के कार्य को लक्षित करना होगा। इसके अलावा पास होने के लिए इसे निर्देशक वांग की कविता से आगे निकलना होगा। लेकिन क्या यह संभव था? हु फी को पता था कि यह संभव है। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं का तो जिक्र ही नहीं। एवरीथिंग किस प्रकार की कविता थी? यह एक कविता थी जो पहले हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल थी। हालांकि यह एक परिशिष्ट में था और ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था, और अंततः इसकी गहरी और निराशाजनक कलात्मक गुणवत्ता के कारण हटा दिया गया था। यह अभी भी एक मॉडल निबंध था जिसे एक बार शिक्षण सामग्री में बनाया गया था। झांग ये इसका मुकाबला करने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? उसके पास इसका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं था। अध्याय 92, ये भी सब कुछ है। इंटरव्यू का प्रश्न खत्म हो गया था। हर कोई झांग ये की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उन्हें एक कठिन कविता का अनुसरण करना था जो पहले चीनी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में चली गई थी, वांग शुइक्सिन की सबसे प्रसिद्ध कविता एवरीथिंग। झांग ये ने काफी देर तक बात नहीं की। सब कुछ, यह इतना परिचित क्यों लग रहा था? उसे यकीन तो था कि उसने ये कविता कहीं सुनी है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ, वांग शुइक्सिन ने अपना सिर घुमा लिया। एक साक्षात्कारकर्ता ने झांग ये की ओर मिनरल वाटर की एक बोतल फेंकी। झांग ये ने पानी पीने के लिए समय का उपयोग किया और अपना गेम रिंग खोला और एक मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदा। उसने सोच में होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल पानी पीने के दौरान उसने कैप्सूल निगल लिया था। वह अपने मस्तिष्क में यादें खोज रहा था और अंततः झांग ये ने अपनी आंखें खोली। उसे अपनी स्मृति मिल गई थी और आखिरकार उसे याद आया कि यह कविता इतनी परिचित क्यों लग रही थी। क्या बकवास है! क्या यह बेदाव का सब कुछ नहीं था? हालांकि कुछ मामूली अंतर थे। उदाहरण के लिए अपनी दुनिया में बेदाव ने लिखा था, हर भाग्य नियत है, हर बादल क्षणभंगुर है, हर शुरुआत बिना अंत के है, हर खोज संक्षिप्त है। जहां तक वांग शुइक्सिन की कविता का सवाल है, वह थी, सब कुछ नियति है, सब कुछ अवास्तविक है, हर चीज का कोई अंत नहीं है, हर चीज के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। यह अलग दिख सकता है, लेकिन प्रारूप और अर्थ लगभग समान थे। मूल विचार समान था। एक पंक्ति, प्रत्येक आस्था लालसा के साथ आती है, दोनों कविताओं में समान थी। एक भी शब्द अलग नहीं था। इस दुनिया में भी सब कुछ जैसा कुछ था। हालांकि कोई बेदाव नहीं था, लेकिन इसे वांग शुइक्सिन ने लिखा था। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दोनों दुनियाओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत अलग नहीं थी। 4 महान शास्त्रीय उपन्यास जैसे 3 साम्राज्यों का रोमांस और जल मार्जिन अभी भी अस्तित्व में थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 महान शास्त्रीय उपन्यासों का प्रभाव देश में बहुत गहरा था, इसलिए इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इसे गेम रिंग द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। तब दोनों दुनियाओं के समान साहित्य कार्यों का होना बहुत सामान्य था। निस्संदेह वे बिल्कुल समान थे। झांग ये की दुनिया में बेदाव एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। पाठ और गहनता के संदर्भ में झांग ये का स्पष्ट मानना था कि बेदाव का एवरीथिंग वांग शुइक्सिन के एवरीथिंग की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट था। यह था विषय। झांग ये हंसा क्योंकि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका।
बी दाओ की एवरीथिंग को काफी प्रसिद्ध माना जाता था, लेकिन झांग ये को ये याद नहीं था कि उन्हें अपनी यादों को खोजने के लिए मेमोरी सर्च कैप्सूल का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एक और कविता थी जो अधिक प्रसिद्ध थी। ये बे दाओ के एवरीथिंग के प्रत्युत्तर के रूप में लिखा गया था। इसने बे दाओ के काम को पूरी तरह से नकार दिया था, इसलिए झांग ये और उनकी दुनिया के लोगों पर उस कविता की गहरी छाप थी और वे बे दाओ के सब कुछ के बारे में भूल गए थे। भले ही उनकी दुनिया के लोगों ने सब कुछ का उल्लेख किया हो, इसका उद्देश्य इसे संदर्भ या बैकस्टोरी के रूप में उपयोग करना था। यह ऐसा था मानो सब कुछ केवल दूसरी कविता को उभारने के लिए ही अस्तित्व में था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी अच्छी तरह से लिखा गया था और लोगों के जीवन को इतनी अच्छी तरह से रोया था। उस कविता के सामने एवरीथिंग सिर्फ एक सहायक भूमिका थी और एक साइडकिक माना जाता था। इसे केवल छाया के नीचे ही छिपाया जा सकता था। आप क्या कर रहे हैं? एक महिला ने आग्रह किया। क्या आप शुरू कर सकते हैं? एक युवा साक्षात्कारकर्ता भी अधीर हो रहा था। यह देखकर कि झांग ये इतने लंबे समय तक नहीं बोली, हू फी ने अनुमान लगाया कि झांग ये अनुवर्ती करने में असमर्थ थे। उसने मन ही मन आह भरी। झांग ये की सफलता की संभावना कम थी और नेता द्वारा स्वीकार किया जाना उसके लिए असंभव था। वांग शुइक्सिन का रवैया बहुत स्पष्ट था। अब साक्षात्कार के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उसे नौकरी पर रखने की संभावना लगभग शून्य थी। हालांकि हू फेई का प्रतिभा के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। वह अभी भी झांग ये को इसके लिए लड़ने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। निर्देशक वांग, छोटा झांग अभी भी छोटा है, इसलिए चाहे उसके पास कितनी भी प्रतिभा हो, वह आपकी तुलना नहीं कर सकता। यह सवाल वास्तव में काफी कठिन है। क्या हम एक विषय बदल दें और छोटे झांग को एक कविता व्यक्त करने की स्वतंत्रता दें? भाई हूँ, एक महिला साक्षात्कारकर्ता ने कहा। फिर साक्षात्कार का क्या मतलब है? कोई भी स्वतंत्र रूप से कुछ लिख सकता है। ये क्षमता नहीं है। वांग शुइक्सिन भी हल्के से हंसे। ओल्ड हूँ, सच कहूं तो मैं आज मौके पर ही लिटिल झांग की रचनात्मक क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि अतीत में उनकी सभी कविताएं मौके पर ही रची गई थी। जहां तक कविता की गुणवत्ता और तर्क का सवाल है, मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखूंगा। मैं नहीं मानता कि उनके वे अच्छे काम लिटिल झांग द्वारा मौके पर ही लिखे गए थे। ये तर्क से सहमत नहीं है। भले ही यह मौके पर लिखा गया हो, यह हकलाने के बिना नहीं किया जा सकता है ना? और उनकी उन कविताओं में इतना तर्क था और समानता इतनी अच्छी तरह से की गई। और चूंकि आप इस युवा की इतनी सराहना करते हैं, मैं इस बार उसका परीक्षण कर रहा हूं। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे फॉलो करने देने के लिए अपनी कविता का इस्तेमाल किया। पहला, यह देखना है कि क्या वह वास्तव में मौके पर रचना कर सकता है, और दूसरा, यह देखना कि क्या लिटिल झांग के पास वास्तव में उतना साहित्यिक कौशल है जितना लोग कहते हैं। हू फी ने कहा, लेकिन एक क्लासिक कविता का अनुसरण करने के लिए जो भाषा की पाठ्यपुस्तकों में भी शामिल हो गई, लिटिल झांग। वांग शुइक्सिन ने हू फी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। उन्होंने झांग ये की ओर देखा। ये ठीक है लिटिल झांग, सोचने के लिए अपना समय ले, कोई जल्दी नहीं है। हूर हूर, आपकी उम्र में आपने ये कविता नहीं सुनी होगी जब आप हाई स्कूल में थे, तो आपकी भाषा कक्षा की सामग्री में सब कुछ शामिल नहीं होगा। यदि आपने सब कुछ नहीं समझा तो मैं इसे आपको दोबारा सुना सकता हूँ। एक युवा ने स्वेच्छा से कहा, जब आप पहले ही इसे एक बार पढ़ चुके हैं तो आप मुझे इसकी अनुमति क्यों नहीं देते? निदेशक वांग, ठीक है लिटिल जू, तुम ये करो। हुर हुर, वांग शुइक्सिन अच्छे मूड में थे। वह इन सभी वर्षों में प्रशासनिक कार्य कर रहे थे, इसलिए उनके लिए एक बार फिर अपने साहित्यिक कार्यों को प्रदर्शित करना एक दुर्लभ घटना थी। झांग ये को चुप रहते हुए और उसके अधीनस्थों को प्रशंसा और सम्मान के साथ देखते हुए वांग शुइक्सिन बहुत प्रसन्न हुए। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं और युवाओं ने झांग ये को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे जानते थे कि झांग ये के लिए कविता का अनुसरण करना असंभव था। झांग ये का साक्षात्कार लेने के लिए वे अभी भी यहाँ मौजूद थे। इसका एकमात्र कारण गधे को चूमना और नेता की चापलूसी करना था। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि कैसे उनके नेता ने एक नवागंतुक झांग ये को हराया, जिसकी उनकी कविता के लिए प्रशंसा हुई थी। इसके अलावा चापलूसी कारक के बिना भी निर्देशक वांग के पास पूर्ण क्षमता थी। झांग ये एक नवागंतुक, निर्देशक वांग की तुलना में वह क्या थे? वह साहित्य और कविता में वांग शुइक्सिन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। क्या यह उसकी क्षमता से परे कुछ नहीं था? निर्देशक वांग की एवरीथिंग जीवन की नब्ज के साथ अधिकतम संपर्क में आने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करने के कारण आई। उन्होंने अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग पारस्परिक नैतिक और नैतिक संबंधों के साथ साथ लोगों के टकराव के दौरान पैदा होने वाली चिंगारी का निरीक्षण करने के लिए किया था। उन्होंने अवचेतन रूप से प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, पीड़ा, आशा और मृत्यु के ऊपर भी विचार किया था, जो मानव जीवन के सभी सामान्य कारक थे। ये सर्वोत्तम आधुनिक कविताओं में से एक थी और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने चरम पर ऐसी शैली की कविता लिखी थी। झांग ये एवरीथिंग की साहित्यिक अंतर्दृष्टि को एवरीथिंग से आगे निकलने के विषय के रूप में उपयोग करना चाहते थे। यह असंभव था, खैर, लेकिन ऐसा नहीं था कि कविता में खामियां नहीं थीं। यदि कोई इसमें खामियां निकालना चाहता है तो शायद यही कारण है कि अंततः इसे भाषा की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया।
कविता बहुत गहरी और दमनकारी थी। इसमें कोई आशा नहीं थी। यही कारण है कि कुछ लोगों द्वारा एवरीथिंग की आलोचना की गई, लेकिन खामियां इसके वैभव को स्पष्ट नहीं कर सकी। ये कविता अभी भी काव्य जगत में अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्राप्त कर रही थी। इसे निराशावाद की उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है। जब तक तुम अच्छी तरह सुनो, मुझे इसे सुनाने दो, युवक ने झांग ये से कहा। झांग ये ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी योजना पहले से ही थी। युवक ने भौहें सिकोड़ ली। तुम भी घमंडी हो गए, सिर्फ इसलिए कि साहित्य को नहीं जानने वाले लोगों ने आपकी प्रशंसा आसमान तक की, आप पहले ही भूल गए कि आप कौन थे। देखिए, आपका मूल स्वरूप प्रकट हो गया है। मुझे नहीं पता कि टीचर हू ने आपकी इतनी सराहना क्यों की। आप केवल बिग थंडर और बीजिंग में उन अल्पज्ञात कवियों के साथ ही अपना रास्ता बना सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बार जब आप साहित्य के किसी सच्चे गुरु से मिल जाते हैं तो आपके मन में उनसे कोई विरोध नहीं होता, है ना? युवक ने गुर्राते हुए अपना गला साफ किया। सब कुछ नियति है, सब कुछ अवास्तविक है, हर चीज का कोई अंत नहीं है, हर चीज का लौटने के लिए कोई घर नहीं है। वांग शुइक्सिन ने अपनी कविता सुनते हुए अपनी आंखें मूंद ली। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं ने फिर से अपनी श्रद्धा प्रकट की। उनके मुंह धीरे से हिल रहे थे, मानो वे कविता का स्वाद ले रहे हो और युवाओं के साथ उसे पढ़ भी रहे हो। युवाओं ने आगे कहा, हर खुशी मुस्कान के साथ नहीं आती, हर दुख। लेकिन अचानक एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। झांग ये ने अपने स्वरयंत्र खोले और उस युवक को, जो पाठ करने में अच्छा समय बिता रहा था, अशिष्टतापूर्वक टोक दिया। झांग ये ने अपना सिर हिलाया। हर पेड़ तूफान से नहीं टूटा है, हर बीज को जड़ के लिए मिट्टी नहीं मिल पाती है, हर सच्ची भावना मानव हृदय के रेगिस्तान में खो नहीं जाती है, हर सपना अपने पंख काट दिए जाने की इच्छा नहीं रखता है। नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था। हू फी हॉन्फिने लगा। ये कविता। वांग शुइक्सिन और अन्य 7-8 साक्षात्कारकर्ता दंग रह गए। झांग ये ने निर्देशक वांग की ओर देखा और फिर कुछ साक्षात्कारकर्ताओं की ओर देखा, फिर अपने शब्दों पर जोर देना शुरू किया। हर मशाल खुद नहीं जल रही है, लेकिन दूसरों को रोशन नहीं कर रही है। हर सितारा अंधेरे का संकेत नहीं देता है, लेकिन सुबह की भविष्यवाणी नहीं करता है। हर गीत कानों से नहीं गुजरता है, लेकिन दिलों में नहीं रहता है। नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था। दूसरा पैराग्राफ भी बाहर था। यह एक और विशाल समानता थी। उसका स्वर भी तीव्र हो गया। वांग शुइक्सिन की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत लग रही थी, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। हालांकि ये सुनकर हू फी को झटका लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और इतना उत्साहित था कि वह झांग ये के लिए जयकार करने के लिए खड़ा होना चाहता था। यह पहली बार था कि उसके चेहरे पर इतनी उज्ज्वल मुस्कान थी। वह झांग ये के लिए खुश था और अपने लिए भी खुश था। उन्होंने झांग ये का गलत मूल्यांकन नहीं किया था। वह सचमुच उस युग की एक विलक्षण प्रतिभा थी। झांग ये ने अपनी आंखों से सभी को देखा और अंतिम पैराग्राफ पढ़ने से पहले जानबूझकर रुक गए। इस पैराग्राफ के लिए उन्होंने गंभीरता को मिटा दिया और इसे मुस्कुराहट में बदल दिया। उनकी मुस्कुराहट में मजाक भी था। हर अपील खारिज नहीं की गई है, हर नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, हर खाए मौत नहीं है, हर दुख कमजोरों के सिर पर नहीं उतरता, हर दिल और आत्मा पर कदम रखकर उसे मिट्टी में नहीं दफनाया जाता, हर परिणाम खून और आंसू नहीं होते, लेकिन बिना खुशी के वर्तमान में मौजूद हर चीज भविष्य का निर्माण कर रही है। भविष्य में सब कुछ कल से विकसित हुआ है, आशा है, और इसके लिए लड़ने के लिए कृपया उन सभी को अपने कंधों पर रखें। आखिरी चिल्लाहट झांग ये ने वांग शुइक्सिन से कह रही थी, और हो सकता है कि वह इसे खुद से भी कह रहा हो। सब कुछ अंधकार में था, सब कुछ कष्ट सह रहा था। हर सफलता के साथ आंसू और दुख भी आते थे, चाहे वह बेदाव की एवरीथिंग हो या वांग शुइक्सिन की एवरीथिंग। झांग ये उनसे सहमत नहीं हो सके। वह जानता था कि बहुत से लोग उससे नफरत करते थे, या उससे द्वेष रखते थे, या उसे नापसंद करते थे। वह ये भी जानता था कि उसे इस साक्षात्कार से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन झांग ये को कभी नहीं लगा कि उसका जीवन अंधकार से भरा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी संकोच नहीं किया। जब तक उसमें आशा की किरण है, वह कभी हार नहीं मानेगा। वह सब कुछ था, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कहा था। नहीं, हर कोई वैसा नहीं है जैसा आपने कहा। कम से कम मैं नहीं हूं। मैं झांग ये नहीं हूं। अध्याय 93। साक्षात्कार का परिणाम। सबकी अपनी अपनी गायन शैली थी। कुछ के भाव अत्यधिक अतिरंजित थे, कुछ को बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना पसंद आया। गायन प्रस्तुत करते समय कुछ के स्वर अलग अलग थे, और कुछ ने सीधे चेहरे से ऐसा किया। वहां सभी प्रकार के वाचक थे। जो लोग गायन में कुशल नहीं थे, वे हमेशा किसी और की शैली की नकल करने का प्रयास करते थे, या किसी शैली का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते थे और उसे वैसे ही सुनाते थे जैसे वह है। लेकिन झांग ये जैसे व्यक्ति, जो मीडिया कला की पृष्ठभूमि से थे, हमेशा अपनी शैली में पाठ करते थे। यह उसका चावल का कटोरा था। वह इस तरह के बुनियादी कौशल में किसी से नहीं हारेगा। उनका गायन शांत हो गया। वह अपनी भावनाओं को अपनी आंखों के सूक्ष्म भावों और आवाज में तान वाला परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्त करने के आदी थे, और नाचने और चिल्लाने जैसी अतिरंजित शारीरिक भाषा का उपयोग नहीं करते थे। नतीजों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कविता की बहुत अच्छी व्याख्या की है।
ये साक्षात्कारकर्ता उनमें से प्रत्येक की दृष्टि चकित करने वाली थी। मैंने इसका पाठ पूरा कर लिया है। इस कविता को कहा जाता है ये भी सब कुछ है। झांग ये ने अपनी सांसें ठीक करने और साक्षात्कारकर्ताओं की ओर देखने के बाद हल्के से कहा। निर्देशक वांग की एवरीथिंग झांग ये ने ये भी सब कुछ है का अनुसरण किया। पूर्व अंधेरे की चीखों से भरा हुआ था, जबकि उत्तरार्ध आशा की रोशनी से भरपूर था। झांग ये का काम सुना गया। 8-9 साक्षात्कारकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि यह निर्देशक वांग के साथ कोई काव्य प्रतियोगिता नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से चेहरे पर दाग था। आप स्पष्ट रूप से चीजों को गड़बड़ाने के लिए यहाँ थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि झांग ये फॉलो अप करने में असमर्थ था, या अगर उसने ऐसा किया भी तो यह अच्छा नहीं होगा। जहां तक निराशावाद कविता का सवाल है, सब कुछ त्रुटिहीन था। एक निराशावादी आधुनिक कविता लिखने के लिए वांग शुइक्सिन की कविता की विचारधारा का उपयोग कर रहे हैं। वह कभी भी एवरीथिंग से बेहतर कुछ नहीं लिख पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। हालांकि किसी को भी झांग ये से इसके विपरीत करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सब कुछ की विचारधारा का पालन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इस निराशावादी दृष्टिकोण की निंदा करने के लिए ये भी सब कुछ है का प्रयोग किया था। सभी नहीं, नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था। सब कुछ नहीं कि कुछ पंक्तियों ने धीरे धीरे इस कविता के मूड को बढ़ा दिया था और साथ ही सब कुछ पर भी जोर दिया था। ये चेहरे पर तमाचा नहीं तो क्या था? यदि यह एक स्पष्ट चुनौती नहीं थी तो क्या था? लेकिन किसी तरह इस जबरदस्त चुनौती ने सभी को सदमे में डाल दिया था। कुछ साक्षात्कारकर्ता जिन्होंने शुरू में झांग ये के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, झांग ये की कविता सुनते समय उनकी भावनाओं में बह गए थे। हर चीज नहीं कि कुछ पंक्तियों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने स्तब्ध चेहरे बनाए रखे थे। ये झांग ये है, ये वही झांग ये था जिसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा था। निर्देशक वांग ने इससे पहले मौके पर ही झांग ये की रचना पर संदेह किया था। उन्हें लगा कि उनकी कविताएं श्रोताओं को मूर्ख बनाने के लिए पहले से ही तैयार थी, और महसूस किया कि झांग ये के साहित्यिक मानकों की तुलना केवल शौकिया कवियों के साथ ही की जा सकती है, और अगर वह किसी पेशेवर कवि से मिले तो उसकी पोल खुल जाएगी। जिन लोगों ने पहले ये सोचा था वे अब शर्मिंदगी से लाल हो रहे थे, और उन्होंने सोचा कि वह ऐसा ही था, या कि वह मौके पर रचना नहीं कर सका। इसे निम्न साहित्यिक स्तर कहा गया, जिसकी तुलना केवल निम्न कोटि के कवियों से ही की जा सकती है। झांग ये के ये भी सब कुछ है ने उन्हें अपने शब्दों को निगलने पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि उपस्थित सबसे कम साहित्यिक शिक्षित व्यक्ति भी बता सकता था कि निर्देशक वांग को एक नवागंतुक ने मात दे दी है। सब कुछ वास्तव में ये भी सब कुछ है से ढका हुआ था, और ऐसा नहीं लगा कि यह अंतर बहुत कम अंतर से है। यह एक करारी जीत थी, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। झांग ये की कविता ने सब कुछ के सबसे बड़े दोष निराशावाद का भी उत्तर दिया था। ये भी सब कुछ है में यह आशावाद से भरा था, लोगों पर सकारात्मक प्रभाव से भरपूर। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ केवल एक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यपुस्तक के परिशिष्ट में था। ये भी सब कुछ है की तुलना में सब कुछ इतना उथला और कमजोर टुकड़ा था। इसके बजाय झांग ये की कविता ऐसी लग रही थी जैसे इसे पाठ्यपुस्तकों में जोड़ा जाना चाहिए। वे सभी एक दूसरे से फुसफुसाए। झांग ये के इस काव्य अंश से वे सभी स्तब्ध रह गए थे, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं चला। झांग ये की दुनिया में ये कविता बिल्कुल बेदाव के एवरीथिंग के कारण पैदा हुई थी। ये भी सब कुछ है ये झांग ये की पुरानी दुनिया के एक प्रसिद्ध कवि लेखक शूटिंग की कृति का एक अंश था। यह अफवाह थी कि बेदाव के काम की अत्यधिक निराशावादी होने के कारण आलोचना होने के बाद शूटिंग ने भी इसके बारे में कुछ आलोचना की थी। इसके तुरंत बाद ये भी सब कुछ है का जन्म हुआ। इसके शब्दों, समानताओं और विचारों से पता चलता है कि ये भी सब कुछ है का लक्ष्य सब कुछ था। इसलिए वांग शुइक्सिन द्वारा अपनी कविता पढ़ने के बाद झांग ये के मन में तत्काल विचार आया कि यह शूटिंग का काम है। कविता प्रतियोगिता, ये कविता इसी के लिए बनाई गई थी। यह आग की रेखा में चल रहा था। हु फेई ने झांग ये को अपने दिल में एक अंगूठा दिया था। उन्होंने शांत वांग शुइक्सिन की ओर देखा। निदेशक लिटिल झांग ने साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आप क्या सोचते हैं? अन्य लोगों ने भी निदेशक वांग की ओर देखा। वांग शुइक्सिन ने स्वीकार किया, ये काफी अच्छी तरह से मेल खाता है। ये कितना अच्छा था, वह संपूर्ण था, लेकिन निस्संदेह उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था। हु फी ने स्थिति का फायदा उठाया और पूछा फिर लिटिल झांग की भर्ती के बारे में। वांग शुइक्सिन ने झांग ये की ओर देखा। छोटी झांग, खड़े हो जाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। खड़े हो जाओ। झांग ये ने तदनुसार ऐसा किया। वांग शुइक्सिन ने एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया। मैं उसके लुक पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उस विभाग में भी सफल मेजबानों और मेहमानों की कमी है, लेकिन आपके लुक की तुलना में आपकी ऊंचाई और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपके जूते उतरने के बाद आपकी ऊंचाई लगभग 1.65 मीटर है ना? वह बहुत छोटा है, यहां तक कि जूते पहनकर भी आप 1.70 मीटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप अन्य मेजबानों या मेहमानों के साथ मंच पर थे तो आपकी ऊंचाई एक समस्या होगी।
यदि कोई महिला अतिथि थोड़ी ऊंची हील पहनती है तो संभवतः आपका कद आधा सिर या उससे अधिक छोटा होगा। आप ऐसे मेजबान कैसे बन सकते हैं? इसका असर प्रसारण गुणवत्ता पर पड़ेगा। अगर आपकी शक्ल साधारण है और आपकी लंबाई कम है तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। महान, आप मेरे साहित्यिक मानकों में खामियां नहीं निकाल सकते थे, तो अब आपने मेरी ऊंचाई को चुनना शुरू कर दिया। झांग ये सोच रहा था कि अगर वह लंबा और सुंदर होता तो वह यहाँ इतना प्रयास बर्बाद नहीं करता। वह गायक या फिल्म अभिनेता बनने गया होता। हू फी ने कहा, छोटा झांग अपने जूतों में इंसोल जोड़ सकता है। अधिक से अधिक उसकी ऊंचाई 6-7 सेमी बढ़ जाएगी। उससे अधिक लंबा और यह प्राकृतिक नहीं लगेगा। एक नजर डालें और आपको पता चल जाएगा कि कोई अनुरूपता नहीं है। उस 6-7 सेमी का क्या उपयोग है? अधिक से अधिक वह अपने जूते और इंसोल के साथ 1.7 मीटर लंबा होगा। वांग शुएक्सन दोष ढूंढ रहे थे। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन पर हमारे पुरुष मेजबान उनमें से कौन जूते पहनने के बाद 1.8 मीटर तक नहीं पहुंचता है? जूते पहनने के बाद 1.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना न्यूनतम आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने भी आह भरते हुए कहा, ओल्ड हू, मैं आज लिटिल झांग की प्रतिभा की तरह लग रहा हूं। ये बुरा नहीं है। आपने गलत चुनाव नहीं किया, लेकिन उसकी ऊंचाई पर्याप्त नहीं है। यदि उसकी ऊंचाई मानक तक पहुंच सकती है तो वह राष्ट्रीय दिवस के बाद काम पर आ सकता है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जब तक वह लंबा है तब तक उसे काम पर रखा जा सकता है। लेकिन यह वास्तव में कूड़े का ढेर था। रूप बदलना कठिन नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, लेकिन कोई अपनी ऊंचाई कैसे बदल सकता है? झांग ये पहले से ही 23 साल की थी। जैसा कि कहा जाता है, कोई अभी भी 23 की उम्र में बढ़ सकता है, लेकिन चाहे आप कितना भी बढ़ें, आप 1.65 से 1.75 तक नहीं जा सकते। क्या आपको लगता है कि आप रॉकेट पर बैठे थे? कि आप अपनी ऊंचाई इतनी आसानी से बढ़ा सकते हैं? यह स्पष्ट था कि वह झांग ये को नहीं चाहता था। यह उसे यह कहकर अस्वीकार करने का एक तरीका था कि यदि वह लंबा होगा तो उसे काम पर रखा जाएगा। हू फी इससे असहमत थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक जोर देकर कहा, निदेशक, मैं वास्तव में शिक्षक लिटिल झांग को नियुक्त करना चाहता हूं। मेरे सेगमेंट की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। छोटा झांग मेरे लिए बहुत मददगार होगा और स्टेशन की भी बहुत मदद करेगा। ये कहते हुए हू फी ने झांग ये से कहा, शिक्षक लिटिल झांग, आप विश्राम क्षेत्र में क्यों नहीं जाते और थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं? ठीक है। झांग ये केवल अपना सामान लेकर कमरे से बाहर जा सकता था। बाहर वह टीचर हू को उसके लिए लड़ते हुए सुन सकता था। झांग ये जानता था कि कोई उम्मीद नहीं बची है। वह केवल टीचर हू की उसके प्रति सराहना को अपने मन में रख सकता था। वह भविष्य में एहसान का बदला धीरे धीरे देगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। झांग ये खिड़की पर झुक गया और नीचे यातायात प्रवाह को देखा। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार एक जूते की दुकान पर पड़ी। यह देखकर उनका भी मन ये देखने का करने लगा कि एलिवेटेड जूते उनकी ऊंचाई को कितना बढ़ा सकते हैं। कौन जानता था कि क्या वह उन्हें पहनकर 1.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है? झांग ये ने कभी उन्हें आजमाया नहीं था, इसलिए वह जल्दी से लिफ्ट से नीचे उतर गया। सड़क के किनारे यह एचटी नाम की एक विदेशी जूते की दुकान थी। सर, आप किस प्रकार के जूते खरीदना चाहते हैं? एक महिला परिचारक आगे आई। झांग ये ने पूछा, क्या आप कोई इंसोल या जूते बेचते हैं जो किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं? महिला परिचारक मुस्कुराया। इंसोल नहीं है, लेकिन एलिवेटर वाले जूते हैं। कृपया इस तरह। उसने झांग ये का नेतृत्व किया। 2 शैलियां हैं। वे ऊंचे चमड़े के जूते हैं और आपकी ऊंचाई लगभग 5-8 सेमी तक बढ़ा सकते हैं। झांग ये ने उन्हें आजमाया। हालांकि उसे अपनी एड़ियों में कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन वह वास्तव में बहुत लंबा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि 8 सेमी एक अतिशयोक्ति थी। यह उतना ज्यादा नहीं था और शायद ज्यादा से ज्यादा 6 सेमी था। झांग ये की ऊंचाई के साथ वह अधिकतम 1.71 मीटर तक ही पहुंच सका। वह अभी भी वांग शुएक्सन की न्यूनतम आवश्यकता 1.8 मीटर से लगभग 10 सेमी छोटा था। अंतर बहुत बड़ा था और निश्चित रूप से आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका। झांग ये ने अपने होठों को थपथपाया, लेकिन फिर भी जूते खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने जूते नहीं पहने और परिचारक को टैग हटाने दिए। उन्होंने नए जूते पहने और आराम क्षेत्र में लौटकर टेलीविजन स्टेशन की ओर चल पड़े। हर टुकड़ा लंबा बनने में मदद करता है। कौन जानता है, अगर टीचर हू उसकी मदद कर रहा होता तो शायद उसे मौका मिल सकता था। हाय, वह क्या सोच रहा था? जब उसे पता था कि कोई मौका नहीं है तो भी उसे उम्मीदें थी। ठीक है, वह दूसरों पर भरोसा क्यों कर रहा था? उसके पास अभी भी गेम रिंग थी। वह लॉटरी में अपनी किस्मत आजमा सकता है। झांग ये ने अचानक इसके बारे में सोचा। जब भी उन्हें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता था तो वे उन्हें हल करने के लिए गेम रिंग से जादुई वस्तुओं का उपयोग करते थे। कौन जानता था कि आज स्वर्ग उसके पक्ष में खड़ा होगा। दूसरी ओर के कार्यालय में अभी भी बहस चल रही थी। वहां हू फेई की आवाज थी और अन्य साक्षात्कारकर्ताओं की आवाजें थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। झांग ये ने तुरंत गेम इंटरफेस खोला। मेनू खुला और झांग ये की आंखों के सामने एक आभासी स्क्रीन प्रस्तुत की गई।
टेलीविजन स्टेशन के जो कर्मचारी वहां से गुजर रहे थे वे इसे बिल्कुल भी नहीं देख सके। फिर पिछले कुछ दिनों में उसने जो प्रतिष्ठा अंक अर्जित किए थे उन पर एक नजर डालने से झांग बेहद प्रसन्न हुआ। उनके कुल प्रतिष्ठा अंक चिंताजनक रूप से 930,000 तक पहुंच गए थे। अध्याय 94 लॉटरी के बारे में एक बड़ी खोज। डेड वाटर का विस्फोटक प्रकोप। सिल्वर माइक्रोफोन पुरस्कार प्राप्त करना। अनस्टॉप्ड घोस्ट ब्लो आउट द लाइट की श्रोताओं की रेटिंग। घोस्ट ब्लो आउट द लाइट का बड़े पैमाने पर प्रचार और बिक्री, और यहां तक कि सफेद चिनार को श्रद्धांजलि और कई अन्य योगदान भी। जमा हुए इन सभी प्रतिष्ठा बिंदुओं ने झांग ये को इस समय 900,000 से अधिक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त करने की अनुमति दी। यह एक अतिशयोक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन इसे झांग ये ने कड़ी मेहनत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था। प्रत्येक प्रतिष्ठा अंक में वृद्धि उनके लिए आसान नहीं थी। बेशक कुछ समय पहले उसने जो मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदा था उसकी कीमत पहले ही 1 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। लॉटरी इंटरफेस खुल गया। झांग ये ने जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने लॉटरी पर क्लिक किया और 100,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च किए। पुष्टि करना। पहिया चलने लगा। सुई तेजी से घूमने लगी। चूंकि यह एक शर्त थी, झांग ये ने अतिरिक्त हिस्सेदारी लेने का फैसला किया। नीचे दाईं ओर अतिरिक्त दांव बटन पर क्लिक करने के बाद उन्होंने इस पर कुछ विचार किया और 2 अतिरिक्त दांव जोड़े। आखिरकार उसे अगले मौके पर दांव लगाने के लिए कुछ प्रतिष्ठा छोड़ने की जरूरत थी। वह एक प्रयास में इसका पूरा उपयोग नहीं कर सका। सुई धीरे धीरे चलने लगी। विशेष श्रेणी, कौशल श्रेणी, आंकड़े श्रेणी, उपभोग श्रेणी। सुई धीरे धीरे धीमी होने लगी। अंततः यह उपभोग श्रेणी पर रुका। झांग ये को बहुत आशा नहीं थी, न ही वह निराश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस समय उसे किन वस्तुओं की आवश्यकता है। वह केवल अपनी किस्मत आजमा रहा था। 3 खजाना संदूक छोटा दिखाई दिया। झांग ये उन्हें ले आए और विश्राम क्षेत्र में एक मेज पर रख दिया। उसने एक के बाद एक खोले। चूंकि अतिरिक्त स्टेक से प्राप्त सभी वस्तुएं समान थी, उसे बस एक को देखने की आवश्यकता थी। लकी ब्रेड X3। उन्हें पहले भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और यह भी पहली बार था कि झांग ये ने वह वस्तु प्राप्त की थी जो उसे पहले प्राप्त हुई थी। हालांकि झांग ये ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। लकी ब्रेड अच्छी हो सकती है, लेकिन अब यह उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। पुरस्कार प्रस्तुति समारोह में लकी ब्रेड ने अपने चमत्कारी प्रभावों को उजागर किया था, जिससे उन्हें जादुई रूप से पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति मिली। लेकिन इसका एक कारण था। यह किस्मत की वजह से था कि ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दोनों में बैकस्टेज दिक्कत आ गई, जिसके कारण ऐसा प्रभाव पड़ा। लेकिन इस बार यह अलग था। यहाँ किस्मत बेकार थी, चूंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो व्यक्तिपरक माध्यमों से बदल सके। वांग शुइक्सिन वास्तव में झांग ये को नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि झांग ये पर्याप्त लंबी नहीं है, इसलिए चाहे वह कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, निर्देशक वांग निश्चित रूप से अपना रवैया नहीं बदलेंगे। वह शर्त हार गया था। अरे, ज्यादा अवसर नहीं बचे हैं। झांग ये उदास महसूस कर रही थी। वह पहले से ही लॉटरी से प्राप्त वस्तुओं के उपयोग का आदी था। उदाहरण के लिए सेव, अनलकी स्टिकर या मेमोरी सर्च कैप्सूल, ये सभी प्राप्त होने के बाद उसके लिए बहुत मददगार साबित हुए। और भले ही उस समय की लकी ब्रेड ऐसी चीज नहीं थी जो उसे मौके पर मिली थी, और वह ऐसी चीज थी जिसे उसने ड्रॉ के पिछले भाग्य से संग्रहित किया था, यह महत्वपूर्ण क्षण में प्रभावी रही थी। यहां तक कि अनलकी हिलो और इनविजिबिलिटी पोशन का भी अपना उपयोग था। हालांकि इस बार यह पर्याप्त नहीं था। झांग ये को अब पहले जैसा सौभाग्य नहीं मिला। उसका हाथ लॉटरी खरीद बटन को दबाने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया और उसने बटन को नहीं दबाया। झांग ये जानता था कि यह असंभव था। वास्तव में सावधानीपूर्वक विचार करने पर उसे लॉटरी से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, वे वास्तव में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। उदाहरण के लिए सेव। हो सकता है कि उसने इसका उपयोग किया हो, लेकिन यदि उसे मेमोरी सर्च कैप्सूल प्राप्त हुआ हो, तो वह इसका उपयोग स्मृति से सुनाने में मदद के लिए भी कर सकता था। यदि वह एक नज़र में समझ जाए और मेमोरी सर्च का उपयोग करे, तो झांग ये उसी तरह 900 शब्द सुना सकता है। इसके अलावा वह इसे याद करने में लगने वाला समय बचा सकता है, और सटीकता और भी अधिक होगी। और अनलकी स्टिकर के साथ अगर उसने लकी ब्रेड या कुछ और प्राप्त किया होता, तो वे वस्तुएं संभवतः एक समान प्रभाव पैदा कर सकती थीं, जिससे झांग को एक कार्यक्रम मिल सके। इसी तरह यदि उन्होंने सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में अनलकी स्टिकर का उपयोग किया होता, जिससे झांग को दुर्भाग्य मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने में असमर्थ होना पड़ा, तो भी पुरस्कार झांग के हाथों में ही समाप्त होता। ये कहा जा सकता है कि जब उसने अतीत में लॉटरी खेली थी तो उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि झांग को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा वह अपेक्षाकृत कम थी। कठिनाई सीमा बहुत व्यापक थी, जिसके परिणामस्वरूप कई वस्तुओं को जादुई हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सका। वे सभी मदद कर सकते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वांग शुइक्सिन ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया था। उनकी आवश्यकता झांग की ऊंचाई पर थी, इसलिए वह जो आइटम निकाल सकता था जो लॉटरी से उपयोगी हो सकते थे, वे बेहद विशिष्ट और सीमित थे।
झांग ये कैसे इतनी अच्छी किस्मत वाला हो सकता है और लॉटरी में वह सब कुछ कैसे निकाल सकता है जिसकी उसे जरूरत है। क्या मजाक। झांग ये को कभी नहीं लगा कि उसकी किस्मत अच्छी है। भाग्य, एक पल इंतजार करें। भाग्य। झांग ये अचानक चौंक गया। फिर वह उत्साह से सोफे से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आमतौर पर जब वह लॉटरी खेलता था तो वह निश्चित रूप से उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाता था जिनकी उसे सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसके पास भाग्य नहीं था। ऐसी किस्मत दुनिया में किसी की नहीं थी। भले ही उन्हें एक पल के लिए भी भाग्य मिला हो, लेकिन ये जीवन भर के लिए नहीं होगा। हालांकि झांग ये को अचानक एक विचार आया। तो क्या हुआ अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी? यह कोई समस्या नहीं थी। भाग्य के बिना वह भाग्य बना सकता है। भाग्यशाली रोटी। उसने अभी अभी लकी ब्रेड बनाई थी। झांग ये का दिमाग खुल गया। पहले जब उसे लॉटरी से आइटम प्राप्त हुए थे तो उसने केवल यही सोचा था कि वह वास्तविकता में उनका उपयोग कैसे कर सकता है, लेकिन यह नियम किसने बनाया कि लकी ब्रेड से प्राप्त भाग्य का उपयोग गेम की लॉटरी में नहीं किया जा सकता है? लकी ब्रेड के विवरण में कहा गया है कि यह किसी खिलाड़ी की किस्मत की स्थिति को 5 मिनट तक बढ़ा सकता है। चूंकि झांग ये की किस्मत का आंकड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए लॉटरी में भाग लेना भी उसकी सीमा के भीतर था। वह भाग्य बनाने के लिए इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकता है ताकि उसे आवश्यक चीजें प्राप्त हो सके। क्या ये काम कर सकता है? भले ही ऐसा नहीं हुआ, उसे प्रयास करना होगा। झांग ये को लगा कि उनकी यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि यह उनकी अक्कलों की तरह था तो जब भी उन्हें किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता तो झांग ये के पास इसे हल करने का मौका और तरीका होता। उसे तथाकथित भाग्य पर दांव लगाने की जरूरत नहीं थी। झांग ये ने तुरंत गेम रिंग की सूची में अपना हाथ बढ़ाया। उसने लकी ब्रेड में से एक निकाला और तुरंत खा लिया। प्रभाव में भाग्यशाली रोटी। उल्टी गिनती 4:59। झांग ये को डर था कि पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से लॉटरी पर क्लिक किया और सुई के धीमा होने का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसने अतिरिक्त दांव पाने के लिए अपने दांत पीस लिए थे। सुई को अस्थायी रूप से रुका हुआ देखकर झांग ये ने तुरंत अपनी शेष सारी प्रतिष्ठा जोड़ दी। केवल 300,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च करने के बाद और लॉटरी के लिए 100,000 खर्च करने के बाद भी उसके पास अभी भी 5 अतिरिक्त दांव बचे थे। सफलता इसी पर निर्भर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के झांग ये ने अपने लगभग सभी प्रतिष्ठा अंक खर्च कर दिए। अतिरिक्त दांव पूरे। सुई फिर से चलने लगी। 1 क्रांति, 3 क्रांति, 5 क्रांति। फिर इसकी गति धीमी हो गई और सुई धीरे धीरे विशेष श्रेणी के छोटे से क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। झांग ये लगभग रोने ही वाली थी। यदि यह कुछ सामान्य समय होता तो वो विशेष श्रेणी रखना पसंद करता, क्योंकि उसे व्यापारी की दुकान में स्थायी रूप से आइटम खरीदने में सक्षम होने की बहुत आवश्यकता थी। यह असीमित खरीदारी थी और उसे लॉटरी निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। भले ही उसे कोई वस्तु खरीदने का अधिकार मिल गया हो, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। उसके पास केवल 30,000 प्रतिष्ठा अंक बचे थे, इसलिए यदि वह कुछ खरीदना भी चाहे तो यह पर्याप्त नहीं होगा। कदम, मुझे विशेष श्रेणी नहीं चाहिए। उसके ठीक सामने एक खजाना पहाड़ था, फिर भी झांग ये ऐसा नहीं चाहता था। यह पहली बार था जब उसे लगा कि वह सस्ता है। हालांकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब उसे अपनी समस्या का समाधान करना था। थोड़ा और आगे बढ़ो, बस थोड़ा सा और। अंततः विशेष श्रेणी को पीछे हटा दिया गया। ये यही नहीं रुका। लॉटरी व्हील की श्रेणी का आकार तय किया गया था। उदाहरण के लिए उपभोग श्रेणी की संभावना सबसे अधिक थी, जबकि विशेष श्रेणी की संभावना सबसे कम थी। अतः सभी क्षेत्रों का आकार हर बार एक समान था। हालांकि क्षेत्रों की नियुक्ति यादृच्छिक थी। उदाहरण के लिए पिछली बार जब उसने लॉटरी निकाली थी तो विशेष श्रेणी उपभोग श्रेणी और कौशल श्रेणी के बीच थी, लेकिन इस बार विशेष श्रेणी अब सांख्यिकी श्रेणी और कौशल श्रेणी के बीच में थी। सुई विशेष श्रेणी से आगे बढ़ने के बाद ये तुरंत सांख्यिकी श्रेणी पर रुक गई। बड़ा 6 खजाना संदूक छोटा दिखाई दिया। इस समय लकी ब्रेड के लिए अभी भी 1 मिनट बाकी था। झांग ये ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण ये था कि वह निश्चित नहीं था कि खजाना पेटी में आइटम का निर्णय उसी समय किया गया था जब वह निकाला गया था, या यदि लॉटरी ने केवल प्रकार तय किया था और विशिष्ट वस्तु का निर्णय केवल तभी किया गया था जब खजाना पेटी खोला गया था। इसलिए उन्होंने शेष भाग्यशाली समय का उपयोग खजाना संदूक खोलने के लिए किया। पहला खजाना संदूक खुला, विकास का फल। दूसरा खजाना खोला गया, विकास का फल। 6 खजाने की पेटियों में एक छोटा सफेद फल था। यह मूलतः गोल था, परंतु एक समान नहीं था। इसमें पत्तियां नहीं थी, लेकिन भूरे रंग की जड़ का क्षेत्र था। विकास का फल इसका सेवन करने पर असरदार होता है। खिलाड़ी के विकास जीन को सक्रिय करता है। बार बार स्टैक किया जा सकता है। विकास जीन सक्रिय करता है। वह समझ गया। उसे सचमुच यह मिल गया। इस समय भाग्यशाली प्रभाव खत्म हो गया। झांग ये लगभग चिल्ला उठी। उनका सिद्धांत सही था। लकी ब्रेड का वास्तव में लॉटरी सिस्टम पर उपयोग किया जा सकता है। उत्तेजना के एक क्षण के बाद झांग ये ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने तुरंत विकास का एक फल उठाया और खा लिया। उसे अभी भी फल के प्रभाव का पता नहीं था।
हालांकि आकर्षण के फल ने पहले ही ऐसी सांख्यिकी श्रेणी की वस्तुओं के प्रभाव को साबित कर दिया था, लेकिन विकास का क्या मतलब था? वह कहाँ बढ़ेगा? कृपया मेरी छाती पर बाल मत बढ़ाए। इस भाई को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके सेवन से उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। झांग ये लगभग चिल्लाया जैसे ही उसे लगा कि उसकी हड्डियां चरमरा रही हैं, जैसे उनकी आवाज निकल रही थी। कुछ सेकंड के बाद अजीब एहसास गायब हो गया। झांग ये ने चारों ओर देखा और अपनी छाती की ओर देखा। गनीमत रही कि उनकी छाती ज्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा बदल गया वह इसका पता नहीं लगा सका। लेकिन जब उसने अपने पैंट के पैरों को देखा तो झांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसकी पैंट थोड़ी लंबी हो गई थी ताकि वह उसके जूतों के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अब रोल्स में थोड़ी और ढील दे दी गई है। इसका मतलब क्या था? यह क्या दर्शाता है? केवल एक ही संभावना प्रस्तुत की गई थी। वह था जब झांग ये थोड़ा विचलित हुआ तो किसी ने चुपचाप कैंची से उसकी पैंट के पैर काट दिए थे। ठीक है, वास्तव में एक और संभावना थी। इसका मतलब था कि झांग ये लंबी हो गई थी। हालांकि यह बस एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे वह उत्साहित हो गया। झांग ये ने विकास के शेष 5 फलों को एक बार में उपभोग करने का निर्णय लिया। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज लगातार आती रही। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अंततः झांग ये ने अपने पैंट के पैर की लंबाई में बदलाव का उपयोग करके यह अनुमान लगाया कि वह लगभग 5-6 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के प्रत्येक फल ने उसकी ऊंचाई लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी। झांग ये बहुत खुश थी। उनका रूप और कद हमेशा उनके विकास के लिए एक पुरानी समस्या रही है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से एक का समाधान इस तरह हो जाएगा। विकास का फल बहुत अद्भुत था। झांग ये समझ गए कि इस फल से शायद सीधे तौर पर उनकी ऊंचाई नहीं बढ़ी। इसने उसके जीन के भीतर उसकी क्षमता को सक्रिय करने में मदद की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि झांग ये के जीन को उसे उस ऊंचाई तक बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए थी, लेकिन झांग ये अपेक्षाकृत खराब परिस्थितियों में बड़ा हुआ था। पीने के लिए दूध के बिना या खाने के लिए अंडे और बहुत अधिक मांस के बिना। जब वह छोटा था तो उसके खराब पोषण ने उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया। यदि उसे बचपन में ठीक से भोजन और पोषण दिया जाता तो वह निश्चित रूप से दूसरों की तरह बन सकता था। कम से कम उसकी औसत ऊंचाई अच्छी होगी। अब विकास के फलों ने यह सब ठीक कर दिया है। अब उनकी ऊंचाई 1.71 मीटर थी। वह पहले ही सामान्य श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। अध्याय 95। आप बदल रहे व्यक्ति हैं। बीजिंग टेलीविजन स्टेशन के ऊपर। आज राष्ट्रीय दिवस था, इसलिए ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया। हालांकि काम पर आने वाले लोगों की थोड़ी सी संख्या भी निश्चित रूप से अन्य उद्योगों के लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। चूंकि यह एक टेलीविजन स्टेशन था, ये सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल के समान था। इस अवधि के दौरान वे अधिक व्यस्त थे। वहां बहुत सारे लोग ओवरटाइम काम कर रहे थे, जो झांग ये से ज्यादा दूर नहीं थे, जो उसे देख रहे थे। अभी वह आवाज क्या थी? मैंने भी सुना। ये चटकने जैसा लग रहा था। क्या वह युवक साक्षात्कार के लिए आया था? वह अभी क्या कर रहा था? हाँ, इतना शोर क्यों था? क्या वह छेड़छाड़ कर रहा था? कुछ लोगों ने झांग ये पर उंगली उठाते हुए चर्चा शुरू कर दी। उन्हें वह अजीब लगा। वास्तव में एक निश्चित दृष्टिकोण से झांग ये वास्तव में पिघला हुआ था। उनकी ऊंचाई अब 1.71 मीटर थी। यदि वह लिफ्ट के जूते पहनता है जो उसने अभी खरीदे थे, तो वह पैंट के पीछे के पैर से मुश्किल से बता सकता था कि लिफ्ट के जूते के साथ वह लगभग 1.78 मीटर लंबा था, भले ही उसके हाथ में कोई रूलर नहीं था। वह वांग शुइक्सिन की न्यूनतम आवश्यकता से लगभग 2 सेमी छोटा था। झांग ये ने अपने जूतों के निचले हिस्से में पैड लगाने के लिए कुछ कागज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह काम नहीं करेगा। भले ही वह अपनी ऊंचाई को थोड़ा और बढ़ा सके, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं होगा। यह पहले से ही जूतों की एक जोड़ी से बढ़ी हुई ऊंचाई थी। एड़ियां पहले से ही बहुत ऊंची थी, इसलिए उस पर कागज लगाने से उसका पैर शायद जूते से बाहर आ जाएगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस तरह स्क्रीन पर आ सके। अगर वह स्क्रीन पर जाते भी थे तो चल नहीं पाते थे, क्योंकि उनके चलते ही जूते छूट जाते थे। ऐसे जूते थे जो उसकी ऊंचाई को थोड़ा और बढ़ा सकते थे। हालांकि ये शरद ऋतु थी और मौसम अभी ठंडा नहीं था। कभी कभी गर्मी होती थी तो वह जूते पहनकर स्क्रीन पर कैसे जा सकते थे? यह भी व्यवहारिक नहीं था। इंटरव्यू लेने वाले भी इससे सहमत नहीं होंगे। दूसरा पहलू, कार्यालय में वांग शुइक्सिन ने अपनी घड़ी की ओर देखा। ओल्ड हूँ, जल्दी मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके फैसले और पेशेवर उपलब्धियों पर विश्वास नहीं करता। हमारे स्टेशन ने आपका पीछा किया क्योंकि हमने आपके अनुभव और क्षमता की सराहना की। हालांकि एक मेजबान विभिन्न पहलुओं का एक संयोजन है, उन्हें केवल उनकी साहित्यिक बुनियाद के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही झांग ये को अतिथि बनाया गया हो, वह भी इसके लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि आप किसी खंड के मेजबान और उसके मेहमानों के महत्व को जानते हैं। यदि दर्शकों को दृश्य पसंद नहीं आते हैं, तो कार्यक्रम को नुकसान होगा, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इससे बड़ी संख्या में दर्शक सदस्य भी खो जाएंगे। मैं इस पर जुआ नहीं खेल सकता। अगर हम झांग ये को उसकी ऊंचाई के कारण बाहर कर रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी।
हूफी की भौहें एक साथ बुनी हुई थी। ये लिटिल झांग के लिए बहुत अनुचित है। वांग शुएक्सिन ने हल्के ढंग से कहा, मनोरंजन व्यवसाय कभी भी निष्पक्षता के बारे में नहीं रहा है। लिटिल झांग की ऊंचाई वास्तव में पर्याप्त नहीं है। मैं अकेले उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकता। हु फेई ने कहा, क्या अतीत में ऐसे मेजबान भी नहीं थे जिनकी ऊंचाई लगभग 1.6 मीटर थी? लेकिन क्या वे कभी लोकप्रिय थे? वांग शुएक्सिन ने जवाब दिया, उन ऊंचाइयों के कितने मेजबान इसे बड़ा बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा आप कुछ दूसरे या तीसरे स्तर के शहरों के छोटे टेलीविजन स्टेशनों के बारे में बात कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? ये बीजिंग टेलीविजन स्टेशन है। वो उठ खड़ा हुआ, ठीक है, ओल्ड हूँ। अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्या समय हो चुका है? मुझे अभी भी जल्द ही एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। निदेशक, हु फी ने बोलने की कोशिश की। वांग शुएक्सिन ने टोकते हुए कहा, मैं अपनी अंतिम आवश्यकता को कम कर सकता हूँ। उसे 1.8 मीटर होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह एलिवेटेड जूते के साथ 1.78 मीटर तक पहुंच सकता है, मैं तुरंत उसे काम पर रख लूंगा। मैं दूसरा शब्द नहीं कहूंगा। भाई हूँ, इसे भूल जाओ। ये सही है, निर्माता हूँ। वहां बहुत सारे अच्छे पौधे हैं। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं ने भी हु फी को मना लिया। हालांकि हु फेई सोच रहा था 1.78 मीटर और 1.8 मीटर के बीच क्या अंतर था। झांग ये सिर्फ 1.65 साल की थी। किसी भी तरह के जूते पहनने पर भी वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वह स्टिल्स के साथ मंच पर नहीं गया। बाहर जब वे दरवाजे के पास आ रहे थे तो शब्दों का अंतिम आदान प्रदान हो चुका था। झांगे ने आखिरी पंक्ति सुन ली थी। उसे बस 1.78 मीटर की जरूरत थी। हाँ, मैं बस आपके उस शब्द का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीचर हु ने झांगे के लिए जो 20 मिनट तक संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं गया। इससे उसे बहुत मदद मिली। दरवाजा खुला और वांग शुएक्सिन बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने विश्राम क्षेत्र में झांग ये को देखा। छोटी झांग, तुम वापस जा सकते हो। इसका मतलब था कि इंटरव्यू खत्म हो गया। हु फी ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाते हुए झांग ये की ओर देखा। झांग ये ने टीचर हु को कोई बात नहीं वाली नजर से देखा। वह वहां बैठ गया और वांग शुएक्सिन से कहा, निर्देशक वांग, मुझे लगता है कि मैं आपके द्वारा बताए गए मानकों तक पहुंच गया हूं। तुम क्या पहुंचे? ऊंचाई। एक युवा साक्षात्कारकर्ता खुश हुआ, बस वापस जाओ। झांग ये ने आगे कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे ही अपनी सीट से खड़ा हुआ। कुछ साक्षात्कारकर्ता जाने की योजना बना रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। राष्ट्रीय दिवस के कई कार्यक्रम थे जिनमें उन्हें व्यस्त रहना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने झांग ये को खड़ा देखा तो एक व्यक्ति जो मुड़कर जाने वाला था अचानक स्तब्ध रह गया। वह तुरंत घूरती हुई आंखों से पीछे मुड़ा। कई अन्य लोगों ने भी अपनी आंखों से घूर कर देखा। पवित्र बकवास। आपकी ऊंचाई क्यों? ऐसा क्यों लगता है? झांग ये करीब चले गए और उन्हें करीब से देखने दिया। क्या यह ऊंचाई आपके मानकों को पूरा करती है? वांग शुएक्सिन भी अवाक रह गए। उसने अपना माथा थपथपाया और आंखें भी मली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झांग ये को दोबारा देखने से पहले उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। आप लंबा। ये व्यक्ति वास्तव में लंबा था। साक्षात्कार के दौरान वांग शुएक्सिन और कुछ साक्षात्कारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से याद आया कि झांग ये उनमें से कई लोगों की तुलना में लगभग आधा सिर छोटा था। हालांकि वे बहुत लंबे नहीं थे, फिर भी वे लगभग 1.7 मीटर लंबे थे। लेकिन अब 20 मिनट बाद ये व्यक्ति अब उनसे छोटा नहीं रह गया था और इसके बजाय वह उनसे बहुत अधिक लंबा हो गया था। आधे सिर से छोटा या आधे सिर से लंबा। क्या तुम जादू कर रहे हो? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने आश्चर्य के बाद हु फी ने तुरंत कहा, लिटिल सन, एक मापने वाला टेप लाओ। एक युवक ने वांग शुएक्सिन की ओर देखा और निदेशक वांग को सिर हिलाते देख वह तेजी से चला गया और शीघ्र ही एक वापस लेने योग्य रूलर के साथ वापस आया। शिक्षक लिटिल झांग, कृपया अच्छे से खड़े रहें। हु फी ने इशारा किया। झांग ये ने अपनी पीठ दीवार से सटा ली और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। हु फी ने व्यक्तिगत रूप से उसे मापा और फिर शासक पर निशानों को देखा। वह आश्चर्य से मुड़ा और सभी से कहा, 1.78। बिल्कुल 1.78। किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया और झांग ये को भी मापा, लेकिन परिणाम भी वही था। महिला साक्षात्कारकर्ता मौके पर ही लगभग बेहोश हो गई। वांग शुएक्सिन ने भी कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। एक युवा साक्षात्कारकर्ता ने डरते हुए कहा, कैसे? आपने ये कैसे किया? झांग ये ने अपने पैरों की ओर इशारा किया, मैंने अपने जूते बदल लिए हैं। मैंने अभी उन्हें खरीदा है। वांग शुएक्सिन, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे एलिवेटर जूते कहाँ थे जो इतनी ऊंचाई बढ़ा सके? युवक चिल्लाया, ये 10 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ सकता है और इसका कोई निशान भी पता नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल भी अप्राकृतिक नहीं। वे किस प्रकार के जूते हैं? एक अन्य साक्षात्कारकर्ता ने लगभग अश्लीलता को कोसा। नरक में जाओ, आप यहाँ जूते कैसे बदल रहे हैं? आप बदल रहे इंसान हैं। हु फी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कोई जादुई जूता हो, क्योंकि तकनीक इतनी विकसित हो चुकी थी। उन्होंने निर्देशक वांग को घूर कर देखा। छोटा झांग जूतों के साथ 1.78 मीटर तक पहुंच गया है और आपने पहले कहा था
बाकी सभी ने निदेशक की ओर देखा। वांग शुएक्सिन वास्तव में था। इस आदमी ने वास्तव में ऐसा किया था। उसे मूल रूप से उसके जैसे समस्याग्रस्त व्यक्ति को अस्वीकार करने का एक कारण मिल गया था, क्योंकि वह उसे नहीं चाहता था। हालांकि परिणाम बहुत आश्चर्यजनक था। अब वह क्या करे? वह अपने शब्दों को रद्द नहीं कर सका, और तो और उसने यह बात इतने सारे लोगों के सामने कही थी। वह नेता भी थे। एक लंबी चुप्पी के बाद वांग शुएक्सिन ने झांग ये की ओर देखा, अगले सप्ताह काम पर रिपोर्ट करें। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और बाकियों को दूर ले गया। वह टेलीविजन स्टेशन में प्रवेश कर चुका था। आखिरकार उसने टेलीविजन स्टेशन में प्रवेश कर लिया था। झांग ये को अचानक महसूस हुआ जैसे सारी मेहनत सफल हो गई। अध्याय 96 फेस मैकिंग विशेषज्ञ। शाम, सूरज डूब चुका था, आसमान लाल हो गया था। झांग ये अपने किराए की जगह पर लौट आया था। लिफ्ट लेने के बाद वह अपने घर नहीं लौटा, बल्कि मकान मालकिन के घर से खुशबू का पीछा करता रहा। दरवाजा खुला था और रसोई से तेल बिखरने की आवाज आ रही थी। एक नजर में छोटी बदमाश राव चेन चेन लिविंग रूम में अपना होमवर्क कर रही थी। चेन चेन, क्या आप व्यस्त हैं? घर में प्रवेश करते ही झांग ये मुस्कुराया। चेन चेन तुरंत रसोई में चिल्लाया, चाची, झांग ये फिर से भोजन की तलाश में यहाँ है। झांग ये ने लगभग खुद को फर्श पर बिठा लिया। ये बदकिस्मत बच्चा है। मैंने बिना कुछ लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। चेन चेन ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान दी, हूर हूर। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना होमवर्क करती रही। अंदर से राव एमिन ने शायद ये सुना। उसने रसोई का दरवाजा खोला और झांग ये की और दयालुता से नहीं देखा, आप वास्तव में समय पर आए। क्या आपकी चीनी राशि एक कुत्ता है? आपने सुगंध का अनुसरण किया। झांग ये भी पागल नहीं था, क्योंकि वह पहले ही उसकी दुष्ट भाषा में ढल चुका था। मैंने चेन चेन के लिए बहुत मेहनत की, और आपने पिछली बार कहा था कि इन दिनों के लिए मेरा भोजन आप तय करेंगे। तुम्हें तो सिर्फ खाना ही आता है। क्या तुमने पिछले जन्म में नहीं खाया था? राव एमिन का मुंह दुष्ट था, लेकिन वह नर्म दिल की थी। थोड़ी देर रुको, मैं 2 और व्यंजन बनाऊंगी। धन्यवाद मकान मालकिन आंटी। सुनिश्चित करें कि चेन चेन अपना होमवर्क करती है। छोटी बदमाश ने अपना होमवर्क करने के बाद मेज पहले से ही बर्तनों से भरी हुई थी। राव एमिन ने झांग ये पर चॉपस्टिक की एक जोड़ी फेंकी। आज आप निश्चित रूप से खुश दिख रहे हैं। क्या आपने कोई बटुआ उठाया है? एक मिनट रुकिए, पास आओ और मुझे देखने दो। तुम इतने लंबे क्यों हो? झांग ये मुस्कुराए। अंततः आपने इस पर ध्यान दिया। मैंने एलिवेटर जूते पहने हुए हैं। ओह, मैं बस सोच रहा था। तो ठीक है, चलो खाना खाते हैं। राव एमिन बैठ गए और चेन चेन को एक कटोरा और चॉपस्टिक सौंपी। दरअसल झांग ये ने अपने एलिवेटर जूते नहीं, बल्कि अपने खुद के सामान्य जूते पहने हुए थे। ऐसा उन्होंने समझा न पाने के डर से कहा था। आखिर वह पलक झपकते ही इतना बड़ा हो गया था। अगर उसने ऐसा कहा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने दूसरों को अपनी ऊंचाई के अनुरूप ढालने के लिए एलिवेटर जूतों का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब लोग इसके आदी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। खैर, असल में किसी व्यक्ति का रातों रात 5 सेमी बढ़ना कोई नई बात नहीं थी। कम से कम झांग ये की दुनिया में उसने अक्सर ऐसी चमत्कारी चीजों के बारे में सुना था, जैसे जागने पर पता चलता है कि कोई 6 सेमी बड़ा हो गया है, या रात में जब वह सो रहा था तो परिवार के सदस्यों ने उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनी थी। जब झांग ये ने इसके बारे में सुना तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन लोगों का रातों रात लंबा होना वास्तव में एक सच्चाई थी। उदाहरण के तौर पर दुनिया में ऐसे 10 से अधिक मामले थे, लेकिन कारण अभी भी अज्ञात थे। इसलिए झांग ये पर कोई दबाव नहीं था। भले ही अन्य लोग उससे इस पर सवाल करें, वह इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। मकान मालकिन आंटी, मैं आपको कुछ बताऊंगा। झांग ये ने खुशखबरी सुनाई। अभी मुझे बीजिंग टेलीविजन स्टेशन द्वारा काम पर रखा गया था। मैं राष्ट्रीय दिवस के बाद या तो मेजबान या अतिथि बनूंगा। राव एमिन ने कहा, ओह, आप निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। झांग ये ने अपनी आंखें घुमाई। मैं अपनी ताकत का उपयोग कर रहा हूँ। पूर्ण ताकत। डींगे हाँकना बंद करो। राव एमिन हंसे। चांग ई-4 अभी अंतरिक्ष में गया था, और आपकी डींगे हाँकने के कारण उसे नीचे ले जाया गया। चेन चेन ने अजवाइन को अपने मुंह में निगल लिया। हुर हुर। झांग ये ने अपना मुंह सिकोड़कर कहा, मुझे रौंदते रहो। जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी आंखें खोलने दूंगा। भोजन के बाद झांग ये को फूला हुआ महसूस हो रहा था। वह घर जाने के लिए बहुत आलसी था। मुझे आपका कंप्यूटर उधार लेने दो। घर जाओ और अपना उपयोग करो। राव एमिन ने अभद्रता से कहा। मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पेट बहुत फूल गया है। झांग ये ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राव एमिन ने अपने होठों को थपथपाया। यह ऊपर है, इसे स्वयं प्रयोग करें। वह बर्तन धोने चली गई। झांग ये अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से मकान मालकिन के शयन कक्ष में ऊपर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो आश्चर्यचकित रह गया। अंडरवेयर और पतझड़ वाले कपड़ों की चमकदार श्रृंखला ने उसकी आंखों पर हमला किया। बिस्तर पर बड़ी बहन राव के कपड़े थे। लगभग 20-30 टुकड़े थे। बिना पूछे ही यह स्पष्ट था कि राव एमिन दोपहर में अपनी अलमारी साफ कर रही थी। वह अपने गर्मियों के कपड़े रख रही थी और अपने शरद ऋतु के कपड़े धोने और सुखाने की तैयारी कर रही थी।
लेकिन काम पूरा होने से पहले उसे खाना बनाना था, इसलिए बिस्तर और बालकनी पर कपड़ों का एक गुच्छा बचा हुआ था। इससे झांग ये का दिल तेजी से दौड़ने लगा। पुश प्रिंट पोशाक, खोखला मांस के रंग का अंडरवियर, सजावटी पैटर्न के साथ काले रेशम मोजे, सफेद अंडरवियर था जो अभी अभी उतारा गया था। झांग ये ने दरवाजा बंद करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए पीछे देखा कि कोई नहीं है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राव एमिन के अंडरवियर के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें वापस फेंकने से पहले उनकी जांच की। ये बड़ी बहन राव सचमुच बहुत ज्यादा थी। वह बहुत लापरवाह थी। इसे भूल जाओ, आइए मेरे कंप्यूटर को देखें। दरअसल राव एमिन की शातिर जुबान की तरह झांग ये भी धीरे धीरे पुराने कॉमरेड राव के लापरवाह व्यवहार का आदी हो रहा था। वह हमेशा से ऐसी ही थी और उसने कभी भी अपने लिंग के अंतर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे इतनी बड़ी बहन बनना पड़ा, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और दूसरों की देखभाल करने में विशेष रूप से अच्छी थी। लोग बहुत अजीब थे। कभी कभी ऐसे विरोधाभासी सम्मेलन होते थे। कंप्यूटर चालू करने और ऑनलाइन होने पर झांग ये शुरू में वर्तमान घटनाओं और मनोरंजन समाचारों की जांच करने का इरादा रखता था, लेकिन उन्होंने आदतन सबसे पहले वीबो पर लॉग इन किया। उन्हें पता चला कि उनकी कविता ऑनलाइन पोस्ट की गई थी। मुझे एक कविता पोस्ट करने दीजिए। मैंने इसे टेलीविजन स्टेशन पर एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान सुना। मूल लेखक झांग ये होना चाहिए। शीर्षक है, ये भी सब कुछ है। हर पेड़ तूफान से नहीं टूटा है। हर बीज को जड़ जमाने के लिए मिट्टी नहीं मिल सकती। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला। मैं इसे सुनने के बाद बहुत उत्साहित था, इसलिए मैंने इसे सभी के साथ साझा करने के लिए पोस्ट किया। झांग ये ने नीचे दी गई चर्चा और संदेशों को देखा। इसे पहले ही 1000 बार देखा जा चुका था और इसमें कई संदेश थे। शिक्षक झांग की नई कविता, पवित्र बकवास। मुझे याद है एवरीथिंग नामक एक कविता है ना? हाँ, ये वांग शुइक्सिन द्वारा लिखित एवरीथिंग है। ये पाठ्य पुस्तकों में भी चला गया। ये कविता स्पष्ट रूप से सब कुछ पर लक्षित है। इसमें मौजूद हर चीज को खारिज कर दिया गया है। हाँ, ये कविता बहुत बढ़िया है, जैसी कि फेस मेकिंग मास्टर झांग ये के काम से उम्मीद की जाती थी। वाह, हर कोई जल्दी से देख ले। फेस मेकिंग विशेषज्ञ शिक्षक झांग ये के पास एक नया काम है। आप ऐसा मत कहिए, ये वास्तव में चेहरे पर कलंक है। हर पंक्ति सब कुछ का खंडन करती है। शिक्षक वांग शुइक्सिन शायद रो रहे हैं। ऐसे चेहरे पर दाग लगाने वाले विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी सब कुछ है वास्तव में भाषा शिक्षा सामग्री के रूप में सब कुछ की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त है। मुझे झांग ये पर दया आती है। उनके जैसा अच्छा कवि राइटर्स एसोसिएशन में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? साहित्य में उनकी स्थिति की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। एट बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन, शिक्षक झांग को राइटर्स एसोसिएशन के लोगों को रौंदने के लिए। किसने कहा था? राइटर्स एसोसिएशन में शिक्षक झांग के प्रवेश का समर्थन, अन्यथा प्रोविडेंस माफ नहीं करेगा। ये सही है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन जवाब दे सकता है? शिक्षक झांग को एसोसिएशन में क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि सुसंस्कृत लोग एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन को बुलाना। शिक्षक झांग प्रभावशाली हैं, उन्हें राइटर्स एसोसिएशन में प्रवेश करना होगा। हर कोई एकजुटता से खड़ा था। झांग ये के काम एक के बाद एक आए और हर एक पिछले से अधिक दिलचस्प और अद्भुत था। इससे लोगों को निराशा हुई कि बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन झांग ये को सबसे ज्यादा चिंता अपने उपनाम और विवरण की थी। चेहरे पर दाग लगाने का विशेषज्ञ। आपकी बहन चेहरे पर निखार लाने वाली विशेषज्ञ है। मेरा उपनाम इतना भयानक क्यों है? अध्याय 97। रात बहुत देर हो चुकी थी। अन्य घर धीरे धीरे अपनी लाइटें बंद कर रहे थे। झांग ये अभी भी ऑनलाइन था। जब राव एमिन दूसरी मंजिल पर अपने छोटे से डुप्लेक्स बेडरूम में वापस लौटी तो उन्होंने दरवाजा खोला और भौहें चढ़ा दी। उसने कपड़े बिस्तर पर रखना शुरू कर दिया, उन्हें लटका दिया और जो कपड़े लटकाए नहीं जा सकते थे उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। वो पीछे मुड़ी और झांग ये से बेरहमी से बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। समय देखो, जल्दी से अपना सामान ले लो और दफा हो जाओ। चैन के सोने का समय हो गया है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। उसने बिल्कुल घरेलू जैसा स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था। यह उस पर पुराना लग रहा था और रंग भी अच्छे नहीं लग रहे थे। यह संभवतः खाना बनाते समय पहना गया था। झांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, ओह ठीक है, एक बार जब मैं इसे पढ़ लूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। यह घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट की पहले दिन की बिक्री से संबंधित समाचार था। हालांकि कोई विशिष्ट संख्याएं नहीं थी और प्रकाशक फर्म ने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। विभिन्न बुकस्टोर्स की संख्याओं का विश्लेषण करके केवल एक ही निष्कर्ष निकला था और वह ये था कि घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट की सनक जैसी बिक्री हुई थी। कुछ बड़े बुकस्टोर्स को छोड़कर जिनके पास अभी भी घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट की 1 या 2 प्रतियां बची थी, क्योंकि उनके पास एक बड़ी सूची थी। अन्य छोटे बुकस्टोर्स जिन्होंने कम प्रतियों का ऑर्डर दिया था वे पूरी तरह से बिक गए थे। यह तो पहला ही दिन था। घोस्ट ब्लो आउट द लाइट की प्रारंभिक छपाई एक खंड के लिए केवल 100,000 और 2 खंडों के लिए 200,000 थी और इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही बिक चुका था।
हाल के वर्षों में बहुत कम किताबों की इतनी जबरदस्त बिक्री हुई होगी। उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट जैसी विशिष्ट अलौकिक शैली का तो जिक्र ही नहीं। खबर पढ़ने के बाद झांग ये ने पेज बंद कर दिया। इस समय चेन चेन सीढ़ियों से ऊपर तेजी से चल रहा था। वह आए और झांग ये पर नजर डाली। अपने छोटे पाजामे में वह बिस्तर पर लेट गई। मैं जा रहा हूं छोटे बदमाश, झांग ये ने उससे विदाई दी। चेन चेन ने उसकी ओर देखा। झांग ये, मुझे एक कहानी बताओ। राव एमिन ने अपने कपड़े पैक कर लिए थे और उसने कहा, तुम्हारे अंकल झांग को घर जाकर सोना होगा। चेन चेन ने नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। झांग ये, मुझे एक कहानी सुनाओ, नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मेरी चाची मुझे कहानियां नहीं पढ़ाती है। राव एमिन बुदबुदाया, तुम्हारी उम्र क्या है जो अभी भी कहानियां सुनना चाहते हो। चेन चेन ने झांग ये के बड़े हाथ को पकड़ने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया, जैसे कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। झांग ये के पास बिस्तर पर बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मकान मालकिन की राय लेते हुए, तो फिर मैं चेन चेन को एक कहानी सुनाऊंगा, फिर इसे पढ़ो, मैं स्नान करने जाऊंगा। राव एमिन ने परवाह नहीं की और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। एक क्षण बाद पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। शायद वह नहाने में आराम महसूस कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप बाथरूम से राव एमिन की सीटी की आवाजें आ रही थी। झांग ये, उसे अपने दिमाग से भटकते हुए देखकर चेन चेन ने बहुत नाखुश होकर चिल्लाया। ओह ओह, ठीक है। झांग ये ने पूछा, क्या तुमने मेरी परी कथाएं सुनी है? तुमने कौन सी परी कथाएं सुनी है? हमारे स्कूल ने आपकी लिटिल बन्नीज बी गुड और स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स पढ़ी है। बिस्तर पर लेटते ही चेन चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, फिर मैं तुम्हें द विजार्ड ऑफ ओज पढ़वाऊंगा। झांग ये ने पढ़ना शुरू किया। इतनी देर तक बोलने के बाद वह भी थक गए। अंत में वह अपने जूते उतारकर और अपने ऊपर कंबल के साथ बिस्तर की परिधि पर लेट गया, जैसा कि उसने चेन चेन को बताना जारी रखा। हालांकि ये छोटी सी बात जितना अधिक उसने सुनी, उसका उत्साह और अधिक बढ़ता गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी और उसकी आंखों से सारी तंद्रा गायब हो गई। मकान मालकिन ने अपना स्नान समाप्त कर लिया था और ये देखकर कि झांग ये नहीं गया था, उसने उसकी ओर देखा, अभी भी पढ़ रही है। झांग ये ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, वह सोना नहीं चाहती। चेन चेन ने जोर देकर कहा, मैं अभी भी सुनना चाहता हूँ। झांग ये ने कहा, चलो इसे कल करते हैं, मैं तुम्हें कल पढ़ूंगा। नहीं, मुझे आज इसे अवश्य सुनना चाहिए। चेन चेन ने कहा, हमारे पास राष्ट्रीय दिवस पर कक्षाएं नहीं है, मैं बाद में सो सकता हूँ। राव एमिन भले ही शैतान की तरह दिखती हो, जो रोज लोगों को रोकती है और रोज बड़बड़ाती है, लेकिन जो कोई भी उसके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहा होगा, उसे एहसास होगा कि वह एक बहुत सावधान और नर्म दिल वाली बड़ी बहन थी। ये बच्चा कितना अवज्ञाकारी है। देखते हैं तुम्हारी यह मौसी एक दिन तुम्हें पीटेगी। ये क्रूर शब्द कहने के बाद उसने आगे कहा, ठीक है, सुनते रहो। फिर उसने झांग ये से कहा, छोटी झांग, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। मैं थक गई हूं, इसलिए पहले सो जाऊंगी। ओह ठीक है, झांग ये ने कहा। राव एमिन ने अपने शरीर पर तौलिया कस लिया और बिस्तर के दूसरी ओर जाकर उसमें घुस गई। फिर वह उनकी ओर पीट करके मुड़ी, इसे नीचे रखो, मुझे परेशान मत करो। चेन चेन ने एक छोटे वयस्क की तरह कहा, फिर सो जाओ, अपना कंबल अच्छी तरह से ढक लो। शुभ रात्रि चाची। बिस्तर पर 3 लोग थे। शुक्र है कि मकान मालकिन का घर बड़ा था और उसका बिस्तर भी बड़ा था। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अब झांग ये और राव एमिन ने बिस्तर के दोनों किनारों को पकड़ लिया, चेन चेन को बीच में। यह दृश्य एक परिवार जैसा लग रहा था, जिससे झांग ये को कुछ गर्मजोशी महसूस हुई। झांग ये, चेन चेन ने धीरे से कहा। झांग ये ने फिर कहा, ठीक है, मैं जारी रखूंगा। वह 9:30 से 10 बजे तक और फिर 10 से 10:30 बजे तक पढ़ते थे। जब लगभग 11 बज रहे थे, राव एमिन ने नींद में डूबे हुए गुस्से में पलट कर कहा, आप अभी भी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी सो जाओ। चेन चेन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी झांग ये ने नोटिस किया, वह बेहद थका हुआ भी था। वह कोई कदम उठाने में बहुत आलसी था, इसलिए वह वहीं सो गया जहां वह बिस्तर पर था। नोट: निम्नलिखित भागों और अगले अध्याय को लेखक द्वारा दोबारा जोड़ा गया है। माना जाता है कि इसके बाद का भाग लेखक द्वारा दोबारा लिखा जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसे वैसे ही प्रदान किया जाता है। हालांकि ध्यान दें कि घटनाओं को पूरक के रूप में माना जा सकता है। अगले दिन, राष्ट्रीय दिवस के दूसरे दिन की सुबह, यहाँ गौरैय्या बहुत थी, इसलिए दिन निकलते ही चहचहाने लगती थी। गहरी नींद में सो रहे झांग ये को गर्मी महसूस हुई, इसलिए उसने अपने ऊपर से कंबल उतार दिया। फिर वह एक आरामदायक स्थिति खोजने के लिए बगल में घूम गया। यहाँ तक कि उसने अपने पैर भी ऊपर उठा दिए। उसे नींद में कंबल ओढ़ने की आदत थी। ओह, वहां से औरत की गंध क्यों आ रही थी? और यह एक परिपक्व महिला के शरीर की विशेष गंध थी। झांग ये थोड़ा अधिक जाग रहा था और अंततः उसे याद आया कि वह कल रात घर पर सोया नहीं था। इसलिए उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोली और पसीने से लथपथ था। ये थी मकान मालकिन आंटी। आदमी, मैं उसे क्यों गले लगा रहा हूँ?
झांग ये अभी भी सोच रहा था कि उसे अपने दोनों हाथों और पैरों पर मांस का स्पर्श क्यों महसूस हो रहा है। चेन चेन किसी तरह बिस्तर के अंत तक आ गया था और झांग ये के पैरों के पास था। उनके और राव एमिन के बीच किसी भी बाधा के बिना झांग ये एक ईमानदार स्लीपर नहीं हो सकता था, क्योंकि वह बड़ी बहन राव की ओर आकर्षित हो गया था। राव एमिन अभी भी सो रही थी, लेकिन रात भर करवटें बदलने के बाद उसके शरीर पर लाल तौलिया खुल गया था। उसके कंधे का अधिकांश भाग खुला हुआ था। उसकी जांघ मुश्किल से तौलिए से ढकी हुई थी, जिससे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र छिपा हुआ था। शेष 2 मजबूत लंबी टांगे बाहर खुली रह गईं। वह उसके दाहिनी ओर मांस के रंग के सूती अंडरवियर का एक छोटा सा निशान देख सकता था। स्पष्ट रूप से इसका खुलासा तब हुआ जब झांग ये ने पहले कंबल को लात मारी। तीनों लोग बिस्तर पर थे, लेकिन अब बड़ी बहन राव का पर्दाफाश हो गया था। और बात केवल इतनी ही नहीं थी, इस दृश्य ने बहुत अधिक जानकारी दे दी। झांग ये के पैर राव एमिन के नितंबों से ऊपर उठाए गए थे। उसके घुटने वहीं स्थिर थे और बड़ी बहन राव का शरीर सांस लेते समय उसके घुटने ऊपर नीचे तैर रहे थे। सबसे उल्लेखनीय बात झांग ये का हाथ था। जब राव एमिन ने अपना शरीर घुमाया तो बदकिस्मत हाथों की यह जोड़ी उसके तौलिए में घुस गई। उसके हाथ उसकी छाती के बहुत करीब थे। झांग ये ने वास्तव में पहले कभी महिलाओं को नहीं छुआ था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसके हाथों पर कैसा एहसास हो रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या उसने उन चीजों को छुआ है जिन्हें उसे नहीं छूना चाहिए था। हालात अच्छे नहीं थे। झांग ये के सिर से पसीना बहने लगा। उसमें एक क्षण भी अधिक रुकने का साहस नहीं हुआ, न ही कोमल स्पर्श की सराहना करने का साहस हुआ। उसने झट से अपना हाथ थोड़ा बाहर खींच लिया, लेकिन इससे राव एमिन की नींद खुल गई। सब खत्म हो गया, बुरी चीजें होने वाली हैं। झांग ये का चेहरा हरा था। उन्होंने अतीत में राव एमिन द्वारा 2 युवा किराएदारों की पिटाई के गौरवशाली कार्य को याद किया। बड़ी बहन राव पूरे छोटे जिले में एक पावर हाउस थी। ये कहानी कौन नहीं जानता होगा। महिला ने 2 गुंडों को चुनौती दी। गुंडों को बुरी तरह पीटा गया, यहाँ तक कि उस लेख का शीर्षक भी था जो किसी छोटे अज्ञात अखबार में छपा था। उसे एक लड़ाई से राव एमिन को प्रसिद्धि मिली थी। उसकी युद्ध कौशल से छोटे जिले में हर कोई परिचित था। इस समय झांग ये को अचानक अपने गृह देश की याद आई, उन माता पिता की याद आई जिन्हें उसने सुदूर ग्रामीण इलाके में छोड़ा था। उसे अपने लंबे समय से खोए हुए बच्चे की याद आई। ठीक है, ये सिर्फ एक कलात्मक अतिशयोक्ति थी, वैसे भी वह तो बस अपनी बुद्धि से डरा हुआ था। झांग ये किसी चमत्कार के प्रकट होने की आशा में निश्चल रहे। उन्हें उम्मीद थी कि राव एमिन को इसका एहसास नहीं होगा और वह वापस सो जाएंगे, लेकिन राव एमिन अभी भी जाग रहे थे। झांग ये पहले से ही पिटने के लिए तैयार था, लेकिन विकास उसके विचार से बिल्कुल अलग था। ओह, राव एमिन ने कहा। झांग ये ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ अभी भी उसकी छाती पर थे और उसका पैर अभी भी उसके कूल्हों पर था। राव एमिन ने अपने होंठ थपथपाए। तुम क्या कर रहे हो? झांग ये को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। इधर उधर छूकर मत सो जाओ। राव एमिन को एक वाक्य के साथ फटकार लगाई गई। मकान मालकिन के गुस्से का इंतजार करते हुए झांग ये का शरीर सख्त हो गया था, लेकिन उसने कभी भी उन शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। इसका क्या मतलब था? तुमने मुझे क्यों नहीं पीटा? आप इतने शांत क्यों थे? राव एमिन घूमा और उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके शरीर पर तौलिया और भी खिसक गया। अब उसकी पूरी चिकनी पीठ खुल गई थी। वह सोती रही। जब वह पलटी तो झांग ये का हाथ भी उसके शरीर से छूट गया और उसकी कमर पर गिर गया। झांग ये का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह साहसी भी था। इस बार उसने जानबूझकर छूना शुरू कर दिया। वह मकान मालकिन की कमर पर अपनी हथेली घुमा रहा था। मांस। एहसास वाकई बहुत अच्छा था। राव एमिन निश्चल रही, लेकिन उन्होंने कहा, सो जाओ। गड़बड़ करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। वह अब भी पागल नहीं थी। झांग ये उत्साहित था क्योंकि उसने खुद को और अधिक साहसी बना लिया था। वह जानता था कि ऐसा अवसर उसे आमतौर पर नहीं मिलता। उसने अपना हाथ नीचे सरकाया और मकान मालकिन की जांघ को छू लिया। पहले तो उन्होंने ज्यादा हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राव एमिन की प्रतिक्रिया देखने के बाद उन्होंने देखा कि राव एमिन ने इस बार एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे कि उसे जारी रखने की अनुमति दी गई थी। झांग ये ने अपने शरीर को करीब कर लिया और खुद को बड़ी बहन राव के शरीर से चिपका लिया। फिर वह ध्यान से उसे छूने लगा। नीचे के बारे में क्या? उसे आगे क्या करना चाहिए? झांग ये को नहीं पता था। उन्हें इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। अध्याय 98, मकान मालकिन की हानि। नोट: इस अध्याय को लेखक द्वारा दोबारा जोड़ा गया है। माना जाता है कि इस अध्याय को लेखक द्वारा दोबारा लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। इसे वैसे ही प्रदान किया जाता है। हालांकि ध्यान दें कि घटनाओं को पूरक के रूप में माना जा सकता है। यह संभव है कि लेखक चीनी सरकार द्वारा सेंसरशिप के कारण झांग ये के विकृत व्यक्तित्व को भी दोहरा रहा है। बेडरूम में एक मनोरम दृश्य। मकान मालकिन ने कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं की और उसे किसी कठोर शब्द से डांटा भी नहीं, इसलिए झांग ये समारोह में खड़े नहीं हुए। उन्होंने मकान मालकिन का पता लगाने के लिए "आप बेवकूफ हैं जो फायदा नहीं उठा रहे हैं" के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। झांग ये, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पहले कभी कोई रिश्ता नहीं था, जाहिर तौर पर उसने कभी ऐसे दृश्य का अनुभव नहीं किया था।
वह केवल स्थिर गति से ही आगे बढ़ सकता था। इस अस्पष्ट माहौल ने झांग ये को उत्तेजित कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर मकान मालकिन के मांस और परिपक्व शरीर की गंध से लगभग पिघल गया हो। यह एक यादगार अवसर था जिसने झांग ये को प्रेम का एक गीत देने के लिए प्रेरित किया। तुम मेरे छोटे प्यारे छोटे सेब हो, मेरे जीवन की अग्नि को जलाना, अग्नि अग्नि अग्नि। भूल जाइए, इससे माहौल थोड़ा खराब होता है। इसे न गाना ही बेहतर है। वैसे भी झांग ये अब बहुत साहसी महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जीवन सुखद है। लेकिन जब झांग ये ने अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, अपनी हथेली से मकान मालकिन की आकर्षक गांड पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, राव चेनचेन अचानक जाग गए। छोटे बदमाश ने घबराते हुए कहा, चाची मुझे भूख लगी है। मकान मालकिन ने शालीनता से कहा, समझ गया चाची, मुझे भूख लगी है। छोटा बदमाश लगातार अपनी आंखें बंद करके परेशान करता रहा। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अचानक राव एमीन जाग गए। उसका शरीर अचानक खींच गया और पलक झपकते ही झांग ये के अमानवीय हाथों को दूर फेंक दिया। इससे पहले कि झांग ये प्रतिक्रिया दे पाता, राव एमिन ने उसकी कलाई पर चुटकी काट ली। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसका सिर चकरा गया। झांग ये को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसने केवल दुनिया को घूमते हुए महसूस किया और यहाँ तक कि छत और छत की रोशनी और दीवार पर लगी तस्वीरें भी उसके सामने चमक उठी। फिर उसकी गांड को बिस्तर से नीचे फेंक दिया गया। तभी उसे तीव्र दर्द का एहसास हुआ। अय्या, अरे, झांग ये चिल्लाया। राव एमिन ने बिस्तर से उसकी ओर देखा तो यह आप थे। आप बिस्तर पर क्या कर रहे थे? जैसे ही झांग ये ने कराहते हुए कहा, बेशक मैं वहां हूं। आह, क्या मैं कल चेनचेन को कहानियां नहीं सुना रहा था? मुझे भी नींद आ रही थी और फिर मैं सो गया। राव एमिन ने उसे घूर कर देखा, फिर तुम मुझे किस लिए छू रहे थे? झांग ये हक्का बक्का रह गया, तुम्हें नहीं पता था कि मैं आसपास था। अंततः वह समझ गया। लानत है, मकान मालकिन ने उसे चुपचाप उसका फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से छोटे चेनचेन के साथ सो रही थी, इसलिए उसने उसके साथ चेनचेन जैसा व्यवहार किया था। उसने सोचा कि उसे छूने वाला व्यक्ति उसकी भतीजी थी, इसलिए उसने कहा, गड़बड़ करना बंद करो। अभी जब चेनचेन ने चिल्लाकर कहा कि वह भूखी है, तो आवाज बिस्तर के दूसरी तरफ से आई। तभी राव एमिन को एहसास हुआ और फिर झांग ये को बिस्तर से फेंक दिया। इसे गलत समझ लिया गया था। तुम्हारी बहन, यह एक बड़ी गलतफहमी थी। झांग ये को दिल खोलकर रोने का मन हुआ। वह जमीन पर लेट गया और उठ नहीं सका। यह बहुत दर्दनाक था। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। मकान मालकिन के एक ही हाथ से उसे बिस्तर से नीचे फेंक दिया गया था। बड़ी बहन राव, देवी राव, आप में कितनी ताकत है। आपने एक हाथ से ओवर शोल्डर थ्रो किया। वह बहुत पागलपन था, लेकिन चूंकि शुरू में झांग ये ही दोषी था, इसलिए अपमान करने वाला होने के बावजूद वह शिकायत करने वाला पहला व्यक्ति ही हो सकता था। वह जमीन पर लेट गया और चिल्लाने लगा, मैं इसे और नहीं सह सकता। अय्या, मैं मर रहा हूं। मेरी कमर टूट गई है। मैं इसे और नहीं सह सकता। राव एमिन ने उसकी ओर देखा, तुम्हें किसने टटोलने दिया? ठीक है, चिल्लाना बंद करो। इसे ऐसे समझो जैसे मैंने गलती से अपनी ताकत का अत्यधिक उपयोग कर लिया। झांग ये शर्मिंदा था, इसलिए वह और भी जोर से चिल्लाया, ओह मेरी कोहनी, अय्या मेरा घुटना, अय्या मेरी डिस्क। ये काफी आकर्षक वाक्यांश था। राव एमिन ने फिर से अपने शरीर पर तौलिया लपेटा, फिर नंगे पैर बिस्तर से उतर गई। वह बैठ गई और उसकी कोहनी को छुआ। क्या यहाँ दर्द है? झांग ये ने कहा, यहाँ दर्द नहीं है। यहाँ के बारे में क्या? राव एमिन ने अपने घुटने की जांच की। आह, यहाँ भी दर्द नहीं है, झांग ये ने कहा। यहाँ के बारे में क्या? राव एमिन ने अपनी इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर दबाव डाला। दर्दनाक भी नहीं, झांग ये ने कहा। राव एमिन ने दुखी चेहरे के साथ उसकी गांड पर लात मारी। अरे बच्चे, अगर ये दर्दनाक नहीं है तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी उठो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। झांग ये की चीखें और भी बदतर हो गई। मैं उठ नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता। राव एमिन ने अपना मुंह मोड़ लिया और अपना हाथ अपनी कमर के नीचे फैला लिया, और जैसे वह चावल का एक बैग उठा रही थी, उसने झांग ये को बिस्तर पर फेंक दिया। यह अज्ञात था कि क्या वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा जानती थी, क्योंकि राव एमिन ने उसकी नाड़ी की जांच की। फिर उसने दृढ़ता से कहा, यह ठीक है, आपकी मांसपेशियों में कुछ चोट है। लेट जाए, मैं आपको कुछ दवा दूंगी। चेनचेन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मेरी दवा का डिब्बा लाओ। ये कैबिनेट के नीचे है। चेनचेन ने लापरवाही से कहा, ओह, और उसे लेने चला गया। झांग ये अभी भी हैरान था कि उसे राव एमिन ने एक हाथ से फेंक दिया था। मकान मालकिन आंटी, क्या आपने पहले कुंफू का अभ्यास किया है? तुम क्यों परवाह करते हो? तो फिर तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? मेरे काम पर ध्यान मत दो। ओह, झांग ये ने दोबारा नहीं पूछा। दवा के डिब्बे के साथ राव एमिन ने कुसुम तेल की एक बोतल ली। यह उन विशेष रूप से पुरानी बोतलों में से एक थी। ठीक है, यह उन तिल के तेल की बोतलों की तरह था। वह क्या है? झांग ये ने शिकायत की, क्या ये काम करेगा? क्या तुम बस बकवास से भरे हो? लेट जाओ और स्थिर रहो। राव एमिन ने उसे एक वाक्य चुभाया। फिर उसने उस पर कुसुम का तेल फैलाया और उसकी मालिश की। मुझे बताओ, कहाँ दर्द होता है?
ये देखने के बाद चैन चैन नीचे चला गया। वह शायद बहुत भूखी थी, इसलिए वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ बार उसे रगड़ने के बाद राओ एमिन नंगे पैर बिस्तर पर चली गई। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसकी मुद्रा उसकी ताकत का उपयोग करने के लिए अनुकूल नहीं थी और यह असहज भी थी। वह झांग ये के बगल में झुक गई और उसकी पीठ की मालिश की। इससे उसे अधिक ताकत का उपयोग करने की अनुमति मिली। ये यहाँ दर्दनाक है, ये यहाँ दर्दनाक है। समझ गया, यहाँ भी दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, सहन करो। राओ एमिन ने निश्चित रूप से पहले सीखा होगा क्योंकि उनकी तकनीक बहुत अच्छी थी। वह एक पेशेवर से भी अधिक पेशेवर थी। झांग ये का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। जिसने उसका स्थान ले लिया वह अधिकाधिक आनंददायक था। ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत आरामदायक था। झांग ये ने अपनी आंखें बंद करते हुए इसका आनंद लिया। अभी भी दर्द हो रहा है। दर्दनाक? तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं लगते जैसे तुम पीड़ित हो? नहीं, यह विशेष रूप से दर्दनाक है। राओ एमिन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। वह उसकी पीठ और जांघ की मालिश करती रही। उसने उसकी गांड भी पकड़ ली और उसे कोणीय मालिश दी। अचानक झांग ये ने अपना सिर घुमाया और एक फूलों वाला दृश्य देखा। चून की मकान मालकिन बिस्तर पर झुकी हुई थी और उसका शरीर एक तौलिए में लिपटा हुआ था। उसकी जांघों के पास से तौलिए का खुला भाग सुरक्षित नहीं था। चून की झांग ये की स्थिति नीची थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि नीचे क्या है। चून की उसे डर था कि मकान मालकिन को इसका पता चल जाएगा। झांग ये ने आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने दूसरी ओर देखा, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने चुपचाप देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 10 मिनट बाद राओ एमिन ने अपनी गांड थपथपाई। ठीक है, ये हो गया। झांग ये उठकर बैठ गया और बोला, मुझे अब भी दर्द क्यों महसूस हो रहा है? बेशक आपको खुश होना चाहिए कि मेरे जैसे फेंके जाने के बाद ये सिर्फ एक साधारण मांसपेशी खिंचाव था। अगर मैं वास्तव में पूरी ताकत लगा देता तो यह एक हल्की चोट होती, अगर आपके अग्रबाहु और पिंडलियां ही टूट जाती। राओ एमिन ने उसे बिस्तर से भगाया। जल्दी करो और दफा हो जाओ। जब आप सोते हैं तो अधिक ईमानदार रहें और इधर उधर टटोलते न रहें। मैंने नाश्ता नहीं किया है। झांग ये ने उसकी ओर देखा। कोई नहीं, घर जाओ और अपना बनाओ, राओ एमिन ने कहा। झांग ये अपने घर लौटने के लिए केवल नीचे ही लड़खड़ा सकता था। हाँ, यह अध्याय का अंत है। क्यों? आपने पूछा कि शीर्षक को मकान मालकिन की हानि क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने गलत शब्द लिखा है। शीर्षक मकान मालकिन की गलती होना चाहिए। अरे वास्तव में ये लगभग वैसा ही है। ये गाना लिटिल एप्पल है, जो चॉपस्टिक्स ब्रदर्स का एक चीनी गाना है जो 2014 में वायरल हुआ था। इसे कोरियाई संस्करण में भी बनाया गया था, जिसे कोरियाई लड़की समूह TARA द्वारा गाया गया था। अध्याय 99। 5 मिलियन कॉपीराइट शुल्क जमा कर दिया गया है। घर। सुबह मकान मालकिन के घर से लौटने के बाद झांग ये वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। राओ एमिन के थ्रो के कारण वह अचंभित हो गए थे। वह अभी भी इससे उबर नहीं पाए थे। बेशक मकान मालकिन का आसानी से फायदा नहीं उठाया जा सकता था। उसे एक सबक सिखाया गया था, एक खूनी सबक। बीप बीप, एक संक्षिप्त संदेश प्राप्त हुआ। झांग ये ने दर्द महसूस करते हुए अपना हाथ मोड़ लिया और फोन पर टैप किया। हालांकि अगले ही पल वह शांत नहीं हो सके। उसकी कमर में दर्द नहीं था और उसके पैरों में अब दर्द नहीं था। ये बैंक की ओर से एक अधिसूचना थी। उन्हें कॉपीराइट शुल्क प्राप्त हुआ था। 5 मिलियन युआन से अधिक था। करों को छोड़कर ये राशि झांग को गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट और उनकी कई परी कथा कहानियों को बेचने के लिए मिली थी। उसका सेलफोन वाइब्रेट हुआ। एक कॉल आ रही थी। ये बीजिंग एजुकेशन पब्लिशिंग फर्म के आदमी का कॉल था। हेलो टीचर लिटिल झांग। हाँ, क्या आपको रॉयल्टी फीस मिली? बधाई हो, कल घोस्ट ब्लो आउट द लाइट की बिक्री बहुत बड़ी सफलता रही। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि यह एक अभूतपूर्व सफलता थी। इन सभी वर्षों में हमारी प्रकाशन फर्म ने गैर व्यावसायिक प्रकाशनों के अलावा कभी भी पहले दिन 90,000 प्रतियों की बिक्री का रिकॉर्ड नहीं बनाया था। वह बहुत उत्साहित थे। आपके साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। पूरे रास्ते आप चमत्कारी व्यक्ति रहे हैं। झांग ये ने हंसते हुए कहा, आप अपनी प्रशंसा में उदार हैं, मैं उतना महान नहीं हूँ। यह आपके बिक्री प्रचार के कारण महान है, लेकिन बिक्री के इस आंकड़े में गिरावट निश्चित है। यह आगे चलकर इतने ऊंचे आंकड़े पर कायम नहीं रह पाएगी। हमारे सबसे रूढ़िवादी अनुमान कहते हैं कि हम इस वर्ष प्रति श्रृंखला कम से कम 700,000 प्रतियां प्राप्त करेंगे। अगले वर्ष अनुमान बहुत कम बढ़ने की संभावना है, लेकिन हम फिर भी पुनर्मुद्रण करेंगे। मुझे लगता है कि समय के साथ प्रति श्रृंखला 10 लाख प्रतियों की बिक्री को पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने उत्साह से कहा। बिक्री का यह आंकड़ा झांग ये के अपने अनुमान के भीतर भी था। यह उसके लिए बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं थी। परी कथा कहानियों के बारे में क्या ख्याल है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने खुशी से कहा, हमने पहले ही प्रचार शुरू कर दिया है। जब कुछ किताबों की दुकानों और वेब स्टोरों को पता चला कि हम स्नो वाइट, द विजार्ड ऑफ ओज और अन्य परी कथाओं का संकलन प्रकाशित करने जा रहे हैं,
तो उनमें से कई ने प्री ऑर्डर करने के लिए हमसे संपर्क किया। प्री ऑर्डर के आंकड़े पहले से ही 30,000 से अधिक हैं। हमने इस प्रकाशन को भी प्राथमिकता दी है। फर्म के लीडर ने पहले ही कम समय में रिलीज के लिए आपकी परियों की कहानियों के प्रकाशन में तेजी लाने का फैसला किया है। उन्होंने फोन रख दिया। झांग ये अभी भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए वह अपने बैंक खाते की जांच करने के लिए ऑनलाइन गया। उसके खाते में वास्तव में 5 मिलियन अधिक थे। इस बड़ी रकम ने झांग ये को चक्कर में डाल दिया। उसने इतना पैसा कब देखा था? मैं अमीर हूँ, घर और कार खरीदने का समय। झांग ये का पहला विचार बीजिंग शहर की दूसरी रिंग रोड के भीतर एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने का था। तो फिर आगे क्या? तो फिर खरीदने के लिए क्या बचा है? खांसी। आप बस एक बात खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपको इसका भुगतान किश्तों में करना होगा। 5 मिलियन और आप बीजिंग शहर की दूसरी रिंग रोड के भीतर 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो केवल न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में ही होगा। तुरंत झांग ये ने अपने अनुयायियों के साथ बातचीत करने के लिए वेबो खोला। यह एक ऐसी गतिविधि थी जिसे करना उन्हें हाल ही में बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर लगभग 89,000 हो गई थी। उसे पता चल गया था कि वह इस तरह भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। जब तक वह कुछ दिलचस्प या कुछ ऐसा पोस्ट करता है जिससे उनकी प्रशंसा होती है, उसे एक निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आखिरकार ये भी सोशल मीडिया का ही एक रूप था, रेडियो या टीवी स्टेशन से भिन्न नहीं। पोस्ट करने के बाद रॉयल्टी शुल्क प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ गणना करने के बाद मैं अभी भी घर खरीदने से बहुत दूर हूँ। रहने भी दो, आखिरकार मैं एक भी नहीं खरीदूंगा। ये निश्चित नहीं है कि क्या झांग नंबर 1 फैन पूरे दिन झांग ये के लिए स्टैंड बाय पर था। इसके पोस्ट होने के तुरंत बाद इस पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति वही थे। यह नहीं हो सकता। शिक्षक झांग भी एक घर नहीं खरीद सकते। रॉयल्टी शुल्क कितना है? अंदरूनी खबरों के लिए अनुरोध। निश्चित रूप से 10 लाख के स्तर पर। गोस्ट ब्लो आउट द लाइट बहुत हॉट है। ये सिर्फ 10 लाख कैसे हो सकता है? इस तरह के काम के साथ न्याय करने के लिए इसे कम से कम कुछ लाख होना चाहिए। हाँ, शिक्षक झांग जानबूझकर फिर से बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो संपत्ति की कीमतें महंगी हो रही हैं। मुझे संदेह है कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी इसे खरीद पाऊंगा। मैं केवल किराया ही वहन कर सकता हूं। सभी लोग चर्चा में व्यस्त थे। अचानक एक भद्दी टिप्पणी सामने आई। क्या ये झांग ये मंदबुद्धि है? संपत्ति की कीमतें महंगी कैसे हैं? ये काफी सस्ता है। यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो इसका कारण यह है कि आप बेकार हैं। शिकायत मत करो। भले ही मैं स्वयं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूं, मेरे आसपास के सभी लोगों ने एक खरीदा है और पूरा भुगतान किया है। और वे शीर्ष स्तरीय शहरों में भी हैं। इस पोस्टर का उपनाम आई एम द बेस्ट रखा गया था। नीचे किसी ने उत्तर दिया, क्या आप सचमुच हैं? पूरा भुगतान किया। शीर्ष स्तरीय शहर, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ने उत्तर दिया। बेशक वे शहर में भी घर हैं। यह मुश्किल नहीं है। हंसी योग्य। किसी ने जवाब दिया, क्या आपको पता भी है कि इस समय संपत्ति की कीमतें कितनी है? क्या आप समाचार नहीं देखते? झांग नंबर 1 फैन अवाक रह गया। ये व्यक्ति समाचार देखता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह समाचार सिमुलकास्ट है। झांग ये के वीबो को फॉलो करने के बाद इनमें से कई अनुयायी लड़ाकू थे। इस चुनौती ने युद्ध भड़का दिया था। अब हर कोई बहस कर रहा था। ये सभी टिप्पणियां झांग ये के वीबो पोस्ट के तहत पोस्ट की गई थी, इसलिए निश्चित रूप से वह असहाय और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। मुझे डांट रहे हो? यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि संपत्ति की कीमतें सस्ती हैं। इसलिए उन्होंने एक पोस्ट किया, हर कोई बहस न करे। वास्तव में आई एम द बेस्ट का अपना एक मतलब है। मैं एक मित्र को भी जानता हूं जिसने एक शीर्ष स्तरीय शहर में एक घर के लिए पूरा भुगतान किया। यह असंभव नहीं है। आप अभी भी दूसरों के लिए काम कर सकते हैं और एक तथाकथित लग्जरी घर का खर्च उठाने में सक्षम हो सकते हैं। यह कोई असंभव सपना नहीं है। एक कर्मचारी एक लग्जरी घर खरीद सकता है। यह कैसे संभव है? शिक्षक झांग उस आदमी के लिए क्यों बात कर रहे हैं? इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता। यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता है कि संपत्ति की कीमतें कितनी ऊंची हैं। शिक्षक झांग आज पागल हो गए हैं। ठीक है। जनता अब झांग ये से सवाल कर रही थी। उनकी कुछ टिप्पणियां बहुत ही घटिया थी। झांग ये ने बिना किसी प्रभाव के उत्तर दिया, पहले मेरे दोस्त की कहानी सुनो। उसे अपनी पुरानी दुनिया की एक बेहद लोकप्रिय कहानी अनायास ही याद आ गई थी। हमें बताओ, ये बकवास कैसे नहीं है? मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इससे खुद को कैसे समझाते हैं। बहुत से लोग उससे बातें करने लगे। झांग ये ने पोस्ट किया, 5 साल पहले मेरा दोस्त जियाओ के जब रोजगार की तलाश में था तो उसे दीवारों का सामना करना पड़ा। अंत में उसे बीजिंग में एक छोटी आईटी कंपनी में एक छोटे समय के प्रोग्रामर के रूप में नौकरी मिल गई। आधे साल के बाद जियाओ के को लगा कि वह अब इस तरह जारी नहीं रह सकता और 5 साल के भीतर एक घर खरीदने की योजना लेकर आया। हर कदम की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उसका पालन किया गया। पहले तो ये सचमुच कठिन था। मैं कोई भी सामाजिक या मनोरंजन गतिविधियां नहीं कर सका। जियाओ के संबंधित शुरू से ही मैंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए काम से मिलने वाले खाली समय का उपयोग वित्तीय नियोजन और प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने में किया।
ठीक उसी तरह जियाओके ने सभी प्रकार की आईटी प्रमाणन परीक्षाएं दी और अपनी कंपनी से उसे 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि दिलवाई। मैंने प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए भी आवेदन किया और उद्योग के कई उत्कृष्ट लोगों को जाना। ऐसी नेटवर्किंग का उपयोग करके जियाओके ने धीरे धीरे अपने संपर्क बनाए। अध्याय 100 कार खरीदना। दोपहर। मकान मालकिन आंटी अब झांग ये के लिए खाना नहीं बनाती थी। अपने पिता को 100,000 युआन हस्तांतरित करने के लिए ऑनलाइन जाने से पहले उसने अपना पेट भरने के लिए कुछ लिया। यह एक तात्कालिक लेनदेन था। स्थानांतरण होने के बाद उसकी मां ने उसे अपने सेल फोन से कॉल किया। बेटा, क्या तुमने अपने पिताजी को पैसे ट्रांसफर किए? उसकी मां ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरी रॉयल्टी फीस का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए मैंने पहले खर्च करने के लिए 100,000 हस्तांतरित कर दिए। झांग ये ने ऐसे कहा जैसे वह कोई नौसिखिया हो। जब आप इसे खर्च कर लेंगे तो आप मुझसे और मांग सकते हैं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम सचमुच मेरे अच्छे बेटे हो। मां ने खुशी से कहा, क्या पैसे मेरे या तुम्हारे पिताजी के लिए हैं? झांग ये रोना या हंसना नहीं जानता था। क्या ये वही नहीं है जिसे मैं इसे देता हूं? ठीक है, यह आपके लिए है। ऐसा लग रहा था कि मां फोन के दूसरी तरफ पिताजी पर दिखावा कर रही थी। सुना, हमारा बेटा इसे मुझे दे रहा है। तुम पैसे मत छुओ। थोड़ी देर में मैं कुछ गहने खरीदने जाऊंगा। हमारा परिवार इतने सालों से पीड़ा झेल रहा है और आखिरकार हमने अपनी स्थिति बदल ली है। हाँ, मेरा बेटा सचमुच सक्षम है। तुम्हें मलमूत्र खिलाकर मां ने कोई व्यर्थ काम नहीं किया। तो क्या मैं गंदगी और पेशाब से तंग आकर बड़ा हुआ हूं? तो फिर हर कोई कृपया सावधान रहे जब आप मेरे करीब हो। ये याद करते हुए कि अन्य लोग अपनी युवावस्था के बारे में कैसे बात करते हैं, वे कुछ इस तरह की बातें कहते हैं, अपने मासूम बचपन के बारे में सोच रहे हैं और फिर कहते हैं कि वह कैसा था। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो यह अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचता है जब मुझे गंदगी और पेशाब पिलाई जाती थी। बस ये प्रभावशाली उद्घाटन भाषण लोगों को उनकी बचपन की कहानियां नाक सिकोड़कर सुनने पर मजबूर कर देगा। झांग ये ने खुद से थोड़ा बड़बड़ाया, फिर दोपहर की झपकी लेने से पहले अपनी मां के साथ बातचीत खत्म की। अपनी स्वप्न जैसी अवस्था में बैंग 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था। भाई, दरवाजा खोलो, हम जानते हैं कि आप घर पर हैं। 3 बड़बड़ाती आवाजों से झांग ये जाग गया। उनकी आवाज से उसे तुरंत पता चल गया कि वे उसके चचेरे भाई हैं। आ रहे हैं। अपने कपड़े पहनने के बाद वह दरवाजा खोलने गया। 3 अच्छी खुशबू वाली लड़कियां कमरे में आईं। थोड़ी अधिक आरक्षित सबसे बड़ी बहन काउडेन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। भाई, उन दोनों ने मुझे खींच लिया था। दूसरी बहन काउटोन मुस्कुराई और झांग ये के कंधे पर अपनी बाहें रख दी। हमने फर्स्ट आंटी से आपकी नई किताब के बारे में सुना। इसने कुछ मिलियन कमाए। क्या ऐसा है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? झांग ये ने मूर्खतापूर्ण अभिनय किया। उसने मन ही मन सोचा कि वह अपनी मां से पूरी तरह हार गया है। उसकी मां का तेज मुंह सचमुच बहुत तेज था। ओह, अभी केवल 1 घंटा हुआ है और रहस्य खुल गया है। क्या परिवार में भी सभी को पता चला? तीसरी बहन काओ मिंग ने मधुर स्वर में कहा, भाई, आप पहले से ही एक बड़े लेखक हैं। आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? हम पहले से ही जानते हैं और आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वह बेशर्मी से झांग ये के बिस्तर पर बैठ गई। लेटने से पहले उसने अपने जूते भी नहीं उतारे। मुझे कोई परवाह नहीं है। किसी भी स्थिति में मुझे फीनिक्स लैपटॉप का नवीनतम मॉडल चाहिए, अल्ट्रा थिन प्रकार। यदि आप इसे मेरे लिए नहीं खरीदेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने बेरहमी से अपने पैर हवा में उछाले। फीनिक्स लैपटॉप, यह इस दुनिया का एक ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि झांग ये ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। काउटोन भी बिस्तर पर लेट गया। मैं भी नहीं जा रहा हूं। मुझे एक ओसी बिजनेस क्लास लैपटॉप चाहिए। उनकी सबसे बड़ी बहन काउडेन ने झांग ये की ओर देखा और खांसते हुए कहा, भाई, मेरे पास भी लैपटॉप की कमी है। कोई भी प्रकार तब तक ठीक है जब तक वह प्रयोग करने योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि झांग ये ने घोटाला किया है। जरूर। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा। भाई, तुम हमें धमका रहे हो। काओ मिंग की आंखें लाल हो गईं। उस अभिनय का जिक्र भी मत करो। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं पहले चाची और चाचा को बताऊंगा कि आपने हमें धमकाया है। जब सख्त रुख काम न करे तो नर्म रास्ता अपनाएं। झांग ये भावनात्मक ब्लैकमेल के लिए गिरने का प्रकार था। आप क्या कर रहे हैं? आप किस लिए रो रहे हैं? काओ मिंग ने आंसू भरी आंखों से कहा, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बहनों के लिए चीजें खरीदने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। क्या आपको हमारा भाई होने में शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? पाखंडी दुष्ट काउटोन भी दयनीय डांट में शामिल हो गया। भाई, ये सब देखकर काउडेन ने कहा, आप इसे उन दोनों के लिए क्यों नहीं खरीदते? उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए इसकी जरूरत है। मेरे बारे में भूल जाओ। मैं कह सकता हूं कि तुम तीनों मुझे लूटने के लिए यहां आए हो। झांग ये फूट फूट कर हंसे। वह जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने कहा, ठीक है, इसे खरीदें, मैं आप सभी की प्रतिपूर्ति करूंगा। काओ मिंग ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उत्साह से उछल पड़ी। भाई जीवित रहें। काउटोन बहुत समय पहले से एक लैपटॉप खरीदना चाहता था।
वह झांग ये के गालों पर चुंबन देने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करती हूँ भाई। मेरी बहन भी शामिल है, ठीक है? हाँ हाँ, हर किसी के लिए एक है, झांग ये ने बेबसी से कहा। इस समय तीनों बहनें बहुत खुश थीं। वे एक साथ गले मिले और खुशी मनाई। उन्हें इतना खुश देखकर झांग ये भी खुश थी। उन्होंने लैपटॉप खरीदने के लिए मॉल में जाने के लिए उसे तुरंत घर से बाहर निकाला। आह, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता कि मैं उनका भाई हूँ। चल दर जियाओमेन सबवे के बगल में यिनताई मॉल में। भाई मुझे यही लैपटॉप चाहिए। खरीदना। भाई वही तो मुझे चाहिए। खरीदना। भाई मुझे ये लैपटॉप चाहिए। खरीदना। भाई क्या मैं भी एक बैग ले सकता हूँ? सिर्फ 800 का है, इतना महंगा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खरीदना। भाई मुझे एक जोड़ी धूप का चश्मा चाहिए और साथ ही आप अब एक प्रसिद्ध लेखक हैं, आपको एक की भी आवश्यकता होगी। यह एक यूनिसेक्स डिजाइन है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। खरीदना। मॉल के बाहर तीनों बहनों ने अपनी बाहें भरी और मेट्रो से घर चली गईं। झांग ये के मुंह से शिकायत हुई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। वह अब अधिक सक्षम था, इसलिए अपनी छोटी बहनों की देखभाल करना सामान्य बात थी। उसे वास्तव में कोई अफसोस नहीं था, केवल इतना था कि उसके दिल से थोड़ा खून बह रहा था। इस यात्रा में उन्हें 10,000 से अधिक का खर्च आया। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ये 3 उड़ाऊ स्त्रियां, मैं निश्चित रूप से उन्हें भविष्य में दरवाजे में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अपना नया धूप का चश्मा पहनकर झांग ये सड़कों पर घूमता रहा। वह तब तक चलता रहा जब तक कि उसे एक बड़ी 4S दुकान नहीं मिल गई। 4S बेकरी, स्पेयर पार्ट्स, सेवा, सर्वेक्षण, एक एकीकृत ऑटो शॉप। झांग ये अब घर खरीदना नहीं चाहता था। हालांकि वह आमतौर पर कंजूस था, फिर भी ऐसी चीजें थीं जिनमें वह केवल सर्वोत्तम चाहता था। उदाहरण के लिए एक घर। वह केवल 5 मिलियन में एक बड़ी चीज नहीं खरीद सका। अब वह जहां रुका था वो बहुत बुरा नहीं था, तो थोड़ा सतर्क क्यों न रहे। लेकिन एक कार की उसमें खरीदने की क्षमता थी। यह अधिक सुविधाजनक होगा और इसके अलावा वह कुछ ही दिनों में टीवी स्टेशन पर अतिथि या शो के मेजबान के रूप में काम करना शुरू कर देगा। यदि वह सार्वजनिक परिवहन लेना जारी रखता है तो ये कुछ हद तक उसकी स्थिति को कम करने वाला होगा। वह भीतर घुस गया। एक महिला दुकान सहायक आई। सर, आप किस कीमत की कार देखना चाहेंगे? मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वहां कोई है जो मुझे पसंद है, धन्यवाद। झांग ये को कारों का शौक था। आखिरकार वह एक आदमी था। यहाँ कदम रखने के बाद से ही वह काफी उत्साहित थे। जरूर, कृपया इस तरह। ऊंची एड़ी के जूते में महिला दुकान सहायक ने कहा। आप इस सेडान मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? यह एक आयातित रेजी है, रेंज में सबसे ऊपर, 4T, और अभी बहुत अच्छी तरह से बिक रहा है। रेजी, आखिर वह ब्रांड क्या था? झांग ये ने अपने हाथ लहराए। मुझे वास्तव में ये पसंद नहीं है। इस मॉडल के बारे में क्या ख्याल है? ये एक जे बॉन्ड है जो यूरोप से आयातित है। ये 7 सीटों वाला है जो पारिवारिक सैर के लिए बहुत उपयुक्त है। ये बहुत विशाल है। ये व्यवसायों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। दुकान सहायक ने परिचय कराया। जे बॉन्ड, इसके बजाय आप इसे ड्यूरेक्स क्यों नहीं कहते? झांग ये ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। उन्हें इस दुनिया के नए कार निर्माताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ये ब्रांड नए नहीं हो सकते, लेकिन झांग ये के पास अभी भी इनके बारे में कोई अवधारणा नहीं थी। वह अभी भी अपनी पुरानी दुनिया के निर्माताओं को प्राथमिकता देता था, शायद इसलिए कि वह उदासीन था, या क्योंकि वह उनका आदी था, या शायद इसलिए भी कि केवल यही चीजें थीं जो झांग ये को याद दिलाती थी कि वह वास्तव में इस दुनिया में नहीं है। उसने ये देखा, BMW, यहाँ पर डोंट टच मी, बी मोवू भी है। दूसरी तरफ आगे जाने पर उसे मर्सिडीज बेंज का लोगो भी दिखाई दिया। वहां बहुत सारे ब्रांड नहीं थे जो ये दुकान बेच रही थी, इसलिए उसे केवल 2 ब्रांड ही मिले जो बिल्कुल उसकी दुनिया के ब्रांड के समान थे। BMW के बारे में क्या? वह जानना चाहते थे कि क्या BMW भी यहाँ एक उच्च स्तरीय निर्माता है। महिला दुकान सहायक ने पलक झपकते हुए कहा, BMW एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, लेकिन ये काफी महंगा है। उसने झांग ये की ड्रेसिंग को देखा, जाहिर तौर पर सोच रही थी कि झांग ये इसे वहन नहीं कर सकती। क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? झांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। महिला दुकान सहायक ने ठीक कहा और उनमें से एक की ओर इशारा किया। ये BMW 3 श्रृंखला है, अनुशंसित बिक्री मूल्य 320,000 है, लेकिन अभी प्रचार है और कीमत 10,000 से कम है। ये BMW 5 श्रृंखला है। स्थिति को समझने के बाद झांग ये को पता चला कि यहाँ की BMW और उसकी दुनिया की BMW लगभग एक जैसी ही है। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी और आंतरिक भाग शायद ही अलग थे। उन्हें तुरंत राहत मिली। उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उनका रुझान BMW की SUV की ओर अधिक है। वे बड़े, अधिक स्थिर और अधिक प्रभावशाली दिखते थे। यदि वह खरीद रहा था तो इसे अच्छा बनाए। X5 या X6, कौन सा बेहतर है? X6 अधिक स्टाइलिश दिखता है। यह अधिक स्पोर्टी था। X5 कहीं अधिक स्थिर था और उसमें प्रभुत्व का माहौल था। झांग ये की निगाहें कई बार उन पर पड़ी। उन्हें X5 बहुत पसंद आया था। उसने दूर डिस्प्ले विंडो पर X5 की ओर इशारा किया। वह कितने का है?
महिला दुकान सहायक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वह मॉडल पारंपरिक X5 नहीं है। आपको यहाँ उसी का जिक्र करना चाहिए। उसने अपने बगल में बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली काली X5 की ओर इशारा करते हुए कहा, कम कॉन्फ़िगरेशन वाला यह 804,000 है। तैयार स्टॉक उपलब्ध है। झांग ये ने कहा, दोनों एक जैसे नहीं हैं, है ना? महिला दुकान सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आपने पहले जो बताया था वह X5 का बुलेटप्रूफ संस्करण है। यह बुलेटप्रूफ X5 का वर्तमान वर्ष का उन्नत संस्करण है। अनुशंसित बिक्री मूल्य 4720,000 है। पूर्ण कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये 5000 से थोड़ा ऊपर होगा। ये यहाँ का सबसे महंगा BMW मॉडल है। बुलेटप्रूफ गाड़ी, उन्नत संस्करण, क्या इस दुनिया में बुलेटप्रूफ X5 भी है? जब झांग ये ने ये सुना तो वह उत्साहित हो गया। उनकी दुनिया में भी यह सब मौजूद था। इसे भी इसी साल रिलीज किया गया था। उन्हें याद आया कि जब वह भाग्यशाली थे कि उन्हें कॉन्फ्रेंस सेंटर में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण एक्सपो देखने का टिकट मिला, तो X5 बुलेटप्रूफ वाहन के एक प्रचार वीडियो ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उस समय कसम खाई थी कि अगर वह कभी सुपरस्टार बने तो अपने लिए एक सुपरस्टार खरीदेंगे। अब जब उसका सपना उसकी आंखों के सामने था, झांग ये कांप रहा था। 5 लाख। झांग ये ने अपने दांत भींच लिए और खुद को बख्तरबंद वाहन की ओर इशारा करने के लिए मजबूर किया, मैं इसे लूंगा। महिला दुकान सहायक अवाक रह गई, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मुझे पूरा यकीन है। क्या आपके पास स्टॉक उपलब्ध है? झांग ये ने पूछताछ की। कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है, आपको आरक्षण कराना होगा। हमें स्टॉक को दूसरे स्थान से स्थानांतरित करना होगा। आप लगभग 2 दिनों में कार एकत्र कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है। महिला दुकान सहायक को जब एहसास हुआ कि झांग ये खरीदारी को लेकर गंभीर है, तो वह भी उत्साहित हो गई। यह उनकी दुकान की सबसे महंगी कार थी और कई महीनों से बिना बिके ही प्रदर्शन पर थी। हालांकि बहुत सारे उत्सुक दर्शक थे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 5 मिलियन से अधिक कीमत की कार उसके एक नौसिखिया कर्मचारी द्वारा बेची जाएगी। सफल बिक्री के बारे में उसे खुशी महसूस हुई। ठीक है, फिर मैं पहले जमा राशि का भुगतान करूंगा। कृपया कार के हस्तांतरण में तेजी लाएं। झांग ये ने उत्साहपूर्वक अपना भुगतान करने के लिए दुकान सहायक का अनुसरण किया। इस दुनिया में लाइसेंस प्लेट प्राप्त करने का अधिकार भी लॉटरी के माध्यम से था। कम से कम जिस मशीन ने ये किया वह झांग ये की दुनिया से अधिक सख्त थी। संभावना बहुत कम थी, लेकिन एक सरकारी नीति थी कि यदि किसी स्थानीय परिवार में कोई सदस्य नहीं है जिसके नाम पर कार है, तो उन्हें पहली बार कार खरीदने पर लॉटरी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार झांग ये ने उस मानदंड को पूरा किया। अनुवादक का नोट, झांग ये द्वारा बुलेट प्रूफ कार खरीदने की भविष्यवाणी अध्याय 5 में की गई थी। रोल्स रॉयस कार। क्या आप इतने विनोदी नहीं हो सकते? क्या आप वास्तव में इतने विनोदी नहीं हो सकते? अगर मैं बाहर जाते समय बुलेट प्रूफ कार में नहीं बैठता तो क्या होगा अगर मुझे हत्या का निशाना बनाया गया?